तो जनरल टर्म लिखी आपने, बताओ क्या क्या आ रही है इसकी जनरल टर्म, बताओ। आर के टर्म्स में इसकी जनरल टर्म क्या आ रही है, इसको मतलब इस पूरे समेशन को आप किससे रिप्लेस करोगे, ये लिखना आना चाहिए आपको। देखो ध्यान से, क्या लिखूं, बताओ जल्दी। यहाँ एन आ रहा है, यहाँ कोफिशिएंट 1 आ रहा है, यहाँ पे कोफिशिएंट ये आ रहा है, यहाँ पे ब्रैकेट a इंटू बी, यहाँ पे a-1 b-1 a-2 b-2। अब बताओ, हेलो यार, तुम लोग चुप बैठे रहोगे तो फिर नहीं लेनी क्लास तो बोल दो, ठीक है। कर रहे हो ट्राई कि नहीं कर रहे हो, कर तो रहे हैं सर। तो फिर इतना टाइम कैसे लग रहा है कि किसी को जनरल टर्म नहीं लिखते है इसकी, ये ऑब्जर्व करो, बताओ क्या बनेंगे यहाँ पे टर्म। आंसर नहीं दोगे मैं सीरियसली कह रहा हूँ, क्लास नहीं लूंगा, फिर ऑनलाइन कर लेना तुम, ठीक है। आंसर दिया करो ना, क्लास में पार्टिसिपेट ना किसी, सुबह भी मैं ऑब्जर्व कर रहा था, वो सर पूछते रहते कुछ है डाउट, आप जवाब ही नहीं देते, अनम्यूट करके आंसर ही नहीं दोगे, टीचर ही अकेला बोलता रहेगा तो फिर फायदा क्या है लाइव क्लासेस का, फिर तो रिकॉर्डेड लेक्चर सुन लो स्पीड फॉरवर्ड करके। लाइव क्लास में आते हो तो आंसर करोगे, डिस्कशन करोगे तो ही फायदा है ना, नहीं तो अच्छे अच्छे प्रोफेसर के रिकॉर्डेड लेक्चर पढ़े। बताओ क्या ही जनरल टर्म आपकी गलत है तो गलत बताओ, कि ट्राई नहीं कर रहे हो। पावर में एन रहेगी, पावर में नहीं, पावर तो यहाँ पे है ही नहीं, -1 की पावर n वो तो चलो रहेगा, ठीक है। बाकी लोग, जय किशोर, सोमराय, तृप्ति, प्रवीत, शाहजहां, तृप्ति आप ट्राई कर रहे हो, यस सर। सोमराय, यस सर, सॉल्व कर। प्रवीत, प्रवीत रावत, जय किशोर, यस सर। हाँ, हरिओम, हरिओम, यस सर। ठीक है, चलो बताओ। जतिन, जतिन आपका नाम कौन है, नया बच्चा है क्या, जी सर जी। ठीक है। तो किसी ने लिखी जनरल टर्म, अच्छा ये तो बताओ, ये 2 ब्रैकेट का क्या जनरल टर्म आएगा, a-n b-n आर के टर्म्स में, आर अपना आर गोइंग फ्रॉम 0 टू समथिंग रहता है, या 1 टू n, तो यहाँ पे क्या लिखूं, 1 to n a माइनस आर r b b माइनस minus r आर, आर कहां से कहां तक, 1 to n 1 के 0, सर 0 to n। स्टार्टिंग के देखो a इंटू बी है, तो आर ग्रोइंग फ्रॉम 0 टू n, आगे क्या आएगा -1 की पावर n, राइट। यस सर। अब और इसके साथ कुछ आएगा, इसको इसको क्या लिखते हैं, ये सब, ये क्या है, ये देखो NC2 है, ये आपको तो बताया था ना, x -1 - x की पावर n का जनरल एक्सपांशन, उसमें ये टर्म क्या था, NC2 आता था, है ना। ये क्या दिया हुआ यस है, सर। NC1, ये क्या दिया हुआ है 1 मतलब NC0, ठीक है। तो ये ऑब्जर्वेशन आपको करना होगा खुद से, थोड़ा सा लॉजिक यहाँ पे देखो, ये वाला एक्सपांशन जब आप देखो फॉर एनी इंडेक्स का, जब मैंने एक्सपांशन करवाया था आपको फॉर एनी इंडेक्स n, तो वहां पे ये टर्म आया था NC2 वाला, है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर, NCR, क्लियर है सबको ये, बोलो। यस सर। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे एक्सपांशन क्या हुआ, NCR a-r इंटू b-r, ये मेन पहला स्टेप यही था आपका, कि आपको ऐसे क्वेश्चन को लिख के एक्सपांशन लिखना है। अब इसमें जो सीखने का मिलेगा वो देखो ध्यान से, अब देखो जो समेशन है वो एडिशन सब्ट्रैक्शन में अलग अलग हो जाता है, प्रोडक्ट में अलग अलग नहीं होता, लेकिन एडिशन सब्ट्रैक्शन में समेशन क्या हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। इसको अगर मैं अगली स्टेप लिखूं, देखो यहाँ पे क्या है, -1 की पावर n तो है ही, a-r इंटू b-r, a-r और b-r को मल्टीप्लाई जब करेंगे, और NCR तो है ही साथ में, तो देखो ध्यान से, NCR इंटू a-r b-r का हो जाएगा ab माइनस a टाइम्स r माइनस b टाइम्स r, तो उसमें से r कॉमन ले लेंगे तो a प्लस बी इंटू आर प्लस का r स्क्वायर,
ये इसका एक्सपांशन हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे समेशन अलग अलग अगर कर दोगे, -1 की पावर n इंटू एनसीआर, साथ में ए बी कॉन्स्टेंट, तो ए बी कॉन्स्टेंट क्या आ जाएगा बाहर, ये एनसीआर को मैं अंदर भेज रहा हूँ सबके साथ, और समेशन भी सबके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अब मैं समेशन को सबके साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, क्लियर है? तो ये सबसे पहले इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, अब सेकंड टर्म के साथ जब मल्टीप्लाई होगा कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा, तो माइनस ए प्लस बी बाहर आ जाएगा। समेशन किस पे लगेगा, -1 की पावर n इंटू आर पे, और लास्ट वाला जाएगा आपका प्लस समेशन -1 की पावर n इंटू आर स्क्वायर, एनसीआर इंटू आर स्क्वायर। देखो ध्यान से, यहाँ पे भी एनसीआर आएगा एक, सॉरी, और यहाँ पे भी एनसीआर इंटू आर स्क्वायर, इसको अंदर भेज दिया सबके साथ। क्या ये स्टेप क्लियर है? बोलो। ओके सर। है ना, ये जो समेशन था, ये जो समेशन था, इसको मैंने तीनों के साथ क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। इस समेशन को तीनों के साथ क्या कर दिया, मल्टीप्लाई, और जो भी कांस्टेंट टर्म था वो मेरा बाहर आ गया। इस समेशन को तीनों के साथ क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब मुझे बताओ इसकी वैल्यू कितनी होती है, ये -1 की पावर n इंटू एनसीआर का समेशन। इसको मैं अलग से यहाँ पे बना के दिखा रहा हूँ, जैसे ये लिखा मैंने, समेशन ऑफ -1 की पावर n इंटू एनसीआर, ये बहुत स्टैंडर्ड है। इस समेशन की वैल्यू कितनी आती है? अच्छा ये बताओ चलो, एनसीआर आर गोइंग फ्रॉम 0 टू n, इसकी वैल्यू कितनी आती है? 2 की पावर n। हाँ, 2 की पावर n आती है, क्लियर है? तो इसमें अगर मान लो, इसमें ऑड टर्म्स वाले कोएफिशिएंट एक होते थे, इवन टर्म्स वाले कोएफिशिएंट होते थे, है ना? तो ऑड टर्म्स वाले कोएफिशिएंट का सम कितना रहता है, 2 की पावर n माइनस 1, और इवन वाले का भी कितना रहता है, 2 की पावर n माइनस 1, है ना? हाँ सर। ठीक है। और अल्टरनेट अगर प्लस माइनस होता था, जैसे अल्टरनेट प्लस माइनस का सम कितना आता था, ऑड प्लस इवन, 0। 0। तो ये वही तो लिखा हुआ है, देखो ध्यान से, क्या है, वही लिखा हुआ है, एनसी 0, यस सर। है ना? एनसी सबसे पहले क्या आएगा, एनसी 0, फिर माइनस एनसी 1, फिर देखो ये क्या लिखा हुआ है, एनसी 0 माइनस एनसी 1। तो इसमें इवन टर्म्स पॉजिटिव आएगी, और ऑड टर्म्स क्या आएगी, नेगेटिव। ठीक है, तो इन दोनों का सम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 ही आएगा, क्लियर है? तो एक प्रॉपर्टी ये होती है, और इसके साथ एक प्रॉपर्टी आपसे और ध्यान रख लेना, कि इसी समेशन में अगर ये -1 की पावर n हो साथ में, ठीक है, और यहाँ पे चाहे r इंटू एनसीआर दिया हो, चाहे आर स्क्वायर इंटू एनसीआर दिया हो, -1 की पावर n, और यही समेशन, इसका भी आप डेरिवेशन करके देख सकते हो। इन दोनों समेशन के भी आंसर कितना आता है, 0। इन दोनों समेशन का भी आंसर कितना आता है, 0। तो आपसे हमेशा ध्यान रखना है, बेसिकली अल्टरनेट प्लस माइनस का जो समेशन होता है एनसीआर का, चाहे ऑड हो इवन हो, इन दोनों का समेशन का आंसर कितना आता है, 0। यहाँ पे भी आर हो या फिर आर स्क्वायर भी हो, तो यहाँ से भी आंसर 0 आता है। क्या ये क्लियर है यहाँ तक, बोलो बोलो। यस इसमें किसी को डाउट? यस सर। अब यहाँ पे भी देखो वही दिया हुआ है, तो बेसिकली ये वैल्यू बताओ कितनी आ जाएगी, क्या ये 0 हो जाएगा? 0। ये भी r इंटू समेशन एनसीआर, ये भी कितना हो जाएगा, 0। आर स्क्वायर इंटू समेशन एनसीआर, -1 की पावर n क्या हो जाएगा, 0। इन सबका सम कितना आएगा, 0। क्लियर हुआ? बेसिकली देखो ये क्वेश्चन कराने का रीजन यही था, ताकि आपको ये प्रॉपर्टी ध्यान रहे। एक तो ये आपको सीखना था इस क्वेश्चन में, दूसरा सीखने वाला क्या था, कि ऐसे क्वेश्चन अगर आते तो जनरल टर्म लिखा करो। जनरल टर्म क्या बनाती है भाई, बेसिकली इस पूरे को मैंने समेशन के फॉर्मेट में लिख दिया, क्वेश्चन थोड़ा सिंप्लीफाइड हो गया। क्या ये क्वेश्चन समझ में आया, जल्दी बोलो, इसमें किसी को डाउट हो तो? यस सर। हाँ सर ठीक है। ओके, वेरी गुड। तो ये क्वेश्चन आपकी इस क्वेश्चन में आपने ये सीखने को मिला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, ये वाला कर लेते हैं। एक सेकंड, ये कैसे हो गया है, अच्छा ये तो चल होगी, हट क्यों नहीं रहा है? चलो तब तक आप ये वाला ट्राई करो। सर ये NC0 NC1 ये सब लिखा हुआ है। हाँ, ये C0 का मतलब NC0, C1 का मतलब NC1, ये शॉर्ट में ऐसे ही आएगा। जब कुछ भी नहीं लिखा हो, सिर्फ C0 C1 C2, इसका मतलब यही होता है, NC0 NC1 NC2 NC3।
सर ये जो ऐसे कई बार लास्ट में nth टर्म लिख रखे होते हैं वही जनरल टर्म भी लग हाँ लेते हैं कई हाँ बार, तो हाँ, वो जनरल टर्म ही हो जाती है। उसी पैटर्न में जो nth टर्म होती है वही आप उसको जनरल टर्म के टर्म्स में लिख सकते हो। तो कभी कभी वो सिंप्लीफाइड देते हैं, कभी कभी मतलब वो उसमें मल्टीप्लिकेशन करके देते हैं, तो आपको फिर उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना होता है। जैसे पिछले क्वेश्चन में इन्होंने क्या दिया था, लास्ट टर्म में ऐसे दे दिया था, वहां पे लास्ट टर्म क्या आएगा, एनसीएन, तो एनसीएन को इन्होंने लिखा नहीं। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन काफी अच्छा है। इसमें लॉजिक और कॉन्सेप्ट कैसे डेवलप करना पहले वो सीखो। यहाँ पे देखो सारे कोफिशिएंट आ रहे हैं। पहली चीज आपको क्या देखनी, सारे कोफिशिएंट है, अल्टरनेट प्लस माइनस दिया हुआ है। दूसरी चीज, नीचे टर्म्स देखो कि ध्यान से, इधर C1 के नीचे 3, C2 के नीचे 5, C3 के नीचे 7 और लास्ट में ये आ रहा है, मतलब नीचे टर्म्स कैसी आ रही, ऑड टर्म्स आ रही है ना, बोलो। Yes. Yes, sir. और ऊपर सारे कोफिशिएंट आ रहे हैं, C0 C1 C2 C3 सारे कोफिशिएंट आ रहे हैं, और उनके नीचे टर्म क्या आ रही, ऑड। तो मुझे सबसे पहले यही सोचना होगा कि ये किसके एक्सपांशन में आएगा, या फिर इसको कैसे क्रिएट करें, और फिर अपन x की वैल्यू पुट अप। देखो जनरली आप जब भी एक्सपांशन वाले क्वेश्चन करते हो, अगर मान लो मैं आपको ये पूछता हूँ कि अगर मान लो क्वेश्चन ये पूछा होता कि C0 या फिर C1 प्लस 2C2 प्लस C3 प्लस 4 इंटू C4 एंड सो ऑन अप टिल n इंटू Cn, इसका समेशन बताओ, तो आप कैसे करते, कैसे करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, ये समेशन सीरीज वाले क्वेश्चन हम कैसे करते थे, जब भी ये सर समेशन, जनरल टर्म लिख के डिफरेंशिएट कर सकते हैं। हाँ इसमें जैसे डिफरेंशिएट नहीं, यहाँ पे तो देखो 3 के साथ 3 आ रहा है, 2 के साथ 2 आ रहा है। डिफरेंशिएशन में तो कब करते थे, जब जब आगे जो नंबर हो, जैसे x की पावर n है, x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्या दिया, यहाँ पे एक चीज आप क्या कर सकते हो, जनरल टर्म लिख सकते हो इसकी। जनरल टर्म क्या है, r इंटू एनसीआर है ना, देखो ध्यान से, Yes, sir. yes, दिया हुआ sir. है r इंटू एनसीआर दिया हुआ है, और फिर इसको सिंप्लीफाई करो। देखो इस तरह के समेशन को सॉल्व करने के लिए एक तरीका था जनरल टर्म निकालो, जनरल टर्म पे समेशन अप्लाई करो। एक तरीका कभी कभी आप डिफरेंशिएट करके करते थे, एक तरीका था कि कभी कभी आप इंटीग्रेट करके करते थे। इस तरह से अलग अलग तरीके से आप क्या निकालते, इस तरह का समेशन निकालते थे। ये स्टेप्स होते थे करने के, आप चाहो तो नोट्स एक बार देख लेना। ठीक है, इन तरह के अपन ये समेशन सीरीज वाले जब भी क्वेश्चन आते थे, हम या तो डिफरेंशिएट करो, इंटीग्रेट करो, जनरल टर्म लिखो, या एक्सपांशन लिख के एलएचएस आरएचएस में एक्स की वैल्यू पुट अप करो। ये सारी स्टेप्स होती है इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने की। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, नीचे डिनोमिनेटर में टर्म्स आ रही है, तो अगर हमको टर्म्स डिनोमिनेटर, देखो आगे टर्म आती है तो हम डिफरेंशिएट करते हैं, डिनोमिनेटर में अगर टर्म लानी है तो क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में टर्म अगर क्रिएट करनी है तो क्या करेंगे, बोलो। इंटीग्रेट करोगे ना, क्योंकि देखो x की पावर n है, अगर मान लो x की पावर n, जैसे मान लो आप 1 प्लस x की पावर n है, इसका होल एक्सपेंशन जब भी करो, इसका एक्सपेंशन क्या आएगा, nc0 प्लस nc1 इंटू एक्स प्लस nc2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस nc3 इंटू एक्स क्यूब एंड सो ऑन। ठीक है, ये एक है, मान लो, और दोनों तरफ एलएचएस आरएचएस मान लो इंटीग्रेट कर दिया, क्या कर दिया आपने, इंटीग्रेट। तो इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, c0 इंटू एक्स, यहाँ पे क्या आएगा c1 एक्स स्क्वायर बाई 2 है ना, यहाँ पे क्या आएगा c2 एक्स क्यूब बाई 3। क्लियर हो रहा है, देखो c4 एक्स की पावर 4 बाई 4, तो यहाँ पे टर्म्स डिनोमिनेटर में आ रहे हैं, बोलो। Yes, sir. Yes. तो यहाँ पे इंटीग्रेट करके टर्म्स क्या आ रहे हैं, डिनोमिनेटर में आ रहे हैं। लेकिन देखो यहाँ पे x था तो x, c1 के नीचे 2 आ रहा है, c2 के नीचे 3 आ रहा है, c4 के नीचे 4 आ रहा है। लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे ये 3 5 7, मुझे क्या चाहिए 3 5 7, c1 के नीचे 3, c2 के नीचे 5, मतलब बेसिकली यहाँ पे पावर में जो नंबर होगा वही नंबर नीचे आता है, यहाँ पे पावर में जो नंबर है वही नीचे। मुझे ये तो आइडिया लग गया कि डिनोमिनेटर में टर्म्स आ रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। पहला लॉजिक तो मैंने क्या लगाया कि कहीं ना मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अब मुझे ये सोचना है कि मैं किसको इंटीग्रेट करूं। अगर मुझे इसका एक्सपेंशन चाहिए होता तो मैं इसको इंटीग्रेट करता, लेकिन अगर मुझे ये क्रिएट करना है तो किस चीज को इंटीग्रेट करें, किस एक्सपेंशन को इंटीग्रेट करें ताकि ये वाला टर्म क्रिएट हो। अब अगला लॉजिक मेरा ये है, सबसे पहला स्टेप मैंने क्या देखा कि मेरे पास यहाँ पे डिनोमिनेटर में 3 5 7 एंड सो ऑन टर्म आ रही, मतलब डिनोमिनेटर में ऐसे नंबर आ रहे हैं, जो भी नंबर आ रहा है, मतलब कहीं ना कहीं इंटीग्रेशन करना होगा। अब अगला सोचना मुझे ये होगा कि किस तरह की टर्म को हम इंटीग्रेट करूं। क्या यहां तक समझ में आया? ठीक है, तो इस तरह से हमको लॉजिक डेवलप करने इस तरह के क्वेश्चन में। चलिए अब सोचते हैं कि किस तरह के एक्सपेंशन को इंटीग्रेट करें
ताकि ये ऐसा टर्म क्रिएट हो, ताकि ऐसा टर्म क्रिएट हो। अब बेसिकली देखो एक और हिंट देता हूं मैं आपको। यहाँ पे C1 के साथ क्या आ रहा है, नीचे 3 आ रहा है। C1 के साथ नीचे क्या आ रहा है, 3, मतलब इसमें इसका इंटीग्रेशन कैसा हो रहा होगा, x³/3 आ रहा होगा, है ना? बोलो। यस सर। तभी तो हम x को रखते हैं 1, x को 1 सर रखते हैं। जनरल टर्म लिख के क्यों नहीं कर रहे आप? क्या कह रहे हो? इसको जनरल टर्म लिख के क्यों नहीं कर रहे? जनरल टर्म लिख के, पर नीचे फिर क्या आएगा, डिनोमिनेटर में आपके पास 2r+1 आएगा ना, फिर उसको सिंप्लीफाई करना टफ होगा। न्यूमरेटर में r रहता तो कोई दिक्कत नहीं थी, तो जनरल टर्म लिख देता। यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ रहा है, ठीक है? ठीक है सर। ठीक है, यहाँ पे देखो इसका एक्सपेंशन क्या होगा, C2 के साथ आएगा ऊपर x⁵ ना, C3 के साथ आ रहा होगा x3 के साथ आ रहा होगा x⁵ ठीक है? तो ये किसका इंटीग्रेशन होता है? आप सोचते हैं ये किसका इंटीग्रेशन होता है, बताओ? x² ले सकते हैं। हाँ, ये x² का इंटीग्रेशन होता है ना? Yes. अरे यस बोलो। सर। ठीक है, ये किसका इंटीग्रेशन होता है, बोलो? x⁴ का। x⁴ का। ये किसका इंटीग्रेशन होता है, x⁶ का। x⁴ का। तो बेसिकली यहाँ पे देखो ध्यान से, C1 के साथ x², C2 के साथ x⁴, C3 के साथ x⁶। अब बताओ लॉजिकली कि किसका एक्सपेंशन करें ताकि ऐसी टर्म आए, x² x⁴ x⁶। पहली टर्म में x², फिर x⁴, फिर x⁶, फिर x⁸ बताओ, अब बताओ x² ले लेंगे। हाँ, x², वेरी गुड। क्या ले ले, x² ले ले। तो बेसिकली अगर मैं ये सोचूं 1 + x² का एक्सपेंशन, 1 + x² का एक्सपेंशन, है ना? बोलो। ठीक है, अब देखो, अच्छा यहाँ पे अल्टरनेट प्लस माइनस आ रहे हैं, तो प्लस माइनस आ रहा है तो मतलब यहाँ पे हम क्या ले ले, प्लस की जगह क्या लेंगे, माइनस। माइनस। प्लस की जगह क्या ले लें, माइनस। अब इसका एक्सपेंशन बोलो, 1 माइनस इसको x की जगह x² रख देंगे तो देखो क्या एक्सपेंशन क्या बनेगा। आपको एक्सपेंशन याद है कि नहीं याद है, बेसिक x + y⁴n का, बोलो। सबसे पहले क्या आता है, NC0, बताओ क्या आएगा, x⁴ n n y⁴0, फिर NC1, NC1 y x⁴ n - 1 y⁴1। हाँ ऐसे चलता जाता है। और एक और सिंपल, अगर 1 + x⁴n का होता है तो वहां पे सिंपल हम क्या करते हैं, C0 + C1x + C2x², है ना? ये बेसिक सब याद है ना? यस सर। ठीक है, बस अब यहाँ पे इसी क्वेश्चन में मुझे क्या कर दिया है, 1 - x²n, x की जगह क्या लिख दिया, माइनस। बताओ अब एक्सपेंशन क्या आएगा, सबसे पहले तो C0 लिख देते हैं, ठीक है? फिर प्लस माइनस अल्टरनेट, फिर माइनस C1 के साथ क्या आएगा, बोलो? C1 के साथ x² आएगा ना, पहला टर्म C1 × x की जगह क्या आ जाएगा, x² प्लस C2 × इसका स्क्वायर, सेकेंड टर्म का स्क्वायर, मतलब x²⁴, C3 × x²⁴ क्या ये टर्म क्रिएट होंगे, हाँ या ना, बोलो? यस। Yes, sir. ये इसी एक्सपेंशन में बस आप क्या कर रहे हो, x की जगह -x² रिप्लेस कर रहे हो, क्लियर है ना? x की जगह क्या रिप्लेस कर रहे हैं, -x², तो ये वाला एक्सपेंशन क्रिएट हो जाएगा। अब दिख रहा है सबको, बोलो? अब क्या करेंगे, बताओ अगली स्टेप, अब क्या करना है, इंटीग्रेट। अब क्या करना है, इंटीग्रेट। तो इंटीग्रेट अगर कर देंगे तो करो इंटीग्रेट। सर इस चैप्टर के आंसर हमें क्वेश्चन के बाहर लेके आने पड़ते हैं। हाँ, यहाँ पे हमको देखो यही सोचना पड़ेगा, देखो ये वाला टर्म क्रिएट करना तो किसको इंटीग्रेट करें, ऐसे एक्सपेंशन। अब देखो यहाँ पे अगर सिंपल होता 1 + x वगैरह तो वो टर्म क्रिएट करते, यहाँ पे ये यहाँ से इस बेसिकली इसका इंटीग्रेशन ये आ रहा है, आया ना? यस सर। ठीक है, अब देखो इसको इंटीग्रेट करोगे तो बताओ क्या आएगा, C0 × x माइनस C1 × बोलो x³/3 x³/3 प्लस C2 × x⁵ 5/5। 5/5। चेक करो ये आ रहा है कि नहीं, मिस्टेक हो तो बता देना। और यहाँ पे अब आगा, अब देखो चाहो तो इंटीग्रेट आप नॉर्मल इंडेफिनेट भी कर सकते हो, डेफिनेट भी रख सकते हो। तो मान लो मैं यहाँ पे लिमिट्स पुट अप कर दूं,
देखो यहाँ पे x तो आ ही रहा, अगर लिमिट पुट अप कर दो फॉर एग्जांपल 0 to 1 टाइप से, तो भी आप कर सकते हो, या तो डायरेक्ट इंटीग्रेट कर दो और फिर x दोनों तरफ x की जगह क्या रख दोगे 1, x को 1 रखोगे तो ये टर्म क्रिएट हो जाएगा LHS ये वाला, ठीक है। और अगर आप चाहो तो यहाँ पे लिमिट्स भी पुट अप कर सकते हो 0 to 1, तो भी आंसर आ जाएगा। जैसे यहाँ पे आप लिमिट 0 से 1 पुट अप करोगे तो अगेन ये वाला टर्म क्रिएट हो जाएगा। क्लियर है? बोलो। ये लिमिट 0 से 1 तक क्यों रखनी है? दोनों दो तरीके हैं करने के, नहीं रखोगे तो भी चलेगा। यहाँ पे इसका रखने का स्टेप आपको अगले स्टेप में समझ में आएगा। चलो यहाँ पे भी नहीं रखते, यहाँ तक समझ में आया? यस सर। अब मुझे ये बताओ दिमाग लगा के कि इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे। ये स्टेप सबको समझ में आया कि ये कैसे क्रिएट किया हमने? बोलो। Yes. सबको लॉजिक क्लियर हुआ ना? हाँ, अब अगला मेन काम क्या है कि इसका इंटीग्रेशन। तो इसको मैं अब यहाँ पे ले लेता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर n dx। मान लो इसका इंटीग्रेशन करना, तो कैसे इंटीग्रेट करें इसको? ऐसे टाइप के इंटीग्रेशन में हम क्या करते थे? बोलो, सोचो जल्दी से। सोचो, यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है, क्या करें? वन माइनस एक्स स्क्वायर जब भी आपको दिखता था आप क्या सोचते थे? 7 plus x 1 minus x. हाँ, 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स कर सकते, लेकिन उससे, लेकिन वो थोड़ी, उसके अलावा एक और चीज सोचते थे। a माइनस एक्स स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला। नहीं, वो तो जब सिंपल क्वाड्रेटिक होता तब। Sin x cos x. वेरी गुड, साइन एक्स सब्स्टिट्यूशन है ना? क्या सब्स्टिट्यूशन करें? या तो साइन थीटा या तो कॉस थीटा, कुछ भी सब्स्टिट्यूट कर दो। तो एक्स को अगर रखा साइन थीटा, रख के देखो तो dx कितना हो जाएगा? कॉस थीटा डी थीटा। बोलो, यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा? अरे नहीं आ रहा समझ में। Cos स्क्वायर, कॉस स्क्वायर की पावर n, तो कॉस की पावर 2n और एक कॉस थीटा यहाँ से, तो कितना हो जाएगा? कॉस 2n प्लस 1 डी थीटा। बोलो हाँ है ना? ये स्टेप समझ में आई? Yes, sir. Yes. Yes, sir. ठीक है, अब इसको आपको करना पड़ेगा बाय रिडक्शन फॉर्मूला। एक रिडक्शन फॉर्मूला होता है, ठीक है, चेक करना अपने नोट्स में। आपको याद हो थोड़ा बहुत, तो जैसे ऊपर जैसे पावर 2n प्लस 1 है ना, तो ऊपर ऑड वाली टर्म सब्सट्रैक्ट है, इवन वाली टर्म सब्सट्रैक्ट होती थी, नीचे कुछ सब्सट्रैक्ट करते थे, यहाँ पे फिर या तो पाई बाय 2 या तो 1 आता था उसके हिसाब से, ठीक है। ये इंटीग्रेशन में जब भी कॉस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की ऐसी पावर n आती थी साइन या कॉस में, तो उसमें हम रिडक्शन फॉर्मूला अप्लाई करते थे। क्या अप्लाई करते थे? रिडक्शन फॉर्मूला। एक बार नोट्स में चेक कर लेना, नहीं हो तो मुझे बोल देना, मैं ग्रुप पे भेज दूंगा, लेकिन उसको आगे सॉल्व करना पड़ेगा आपको, ठीक है। फिलहाल इसको मैं यहाँ रख रहा हूँ, लेकिन ये स्टेप आपको समझ में आई क्या? ये बोलो। लेकिन यहाँ पे अच्छा, हाँ, यहाँ पे रिडक्शन फॉर्मूला, एक मिनट रुको, यहाँ पे रिडक्शन फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए आपको लिमिट्स भी चाहिए रहती है, 0 से लेके पाई बाय 2। लिमिट्स क्या चाहिए थी? अगर ये लिमिट्स यहाँ पे 0 से पाई बाय 2 हो जाए तो इसको इंटीग्रेट करना बहुत आसान हो जाता है। इसको इंटीग्रेट करना क्या हो जाता है? बहुत आसान। इसलिए मैंने क्या किया था कि यहाँ पे लिमिट्स को 0 से 1 रख देते हैं। लिमिट्स को जैसे 0 से 1 रखेंगे, अगर x की वैल्यू 0 से 1 रख दी तो आपकी ये थीटा की लिमिट्स भी कहां से कहां तक चल जाएगी? 0 से लेके पाई बाय 2। तो 0 से पाई बाय 2 में इस तरह की टर्म का इंटीग्रेशन हम रिडक्शन फॉर्मूला से कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे अगर देखो सिंपल इंटीग्रेशन होता तो डायरेक्ट कोई दिक्कत नहीं थी, इंटीग्रेट करते x की वैल्यू 1 पुट अप कर देते। लेकिन यहाँ पे जब ऐसा टर्म क्रिएट हो रहा था, इसलिए क्या करा हमने? लिमिट्स रख दी, ताकि 0 से पाई बाय 2 ये वाला जो इंटीग्रेशन है इसमें हम रिडक्शन फॉर्मूला अप्लाई करके अपना आंसर निकाल सकते। यहाँ तक समझ में आया क्या? सर इसमें एक डाउट था हाँ बोलो। सर, जैसे 1 माइनस एक्स स्क्वायर जब हम लिख रहे हैं तो सर एक्स की इसमें कोई भी वैल्यू आ सकती है ना? मतलब इसका डोमेन पूरा रियल नंबर है। यहाँ पे कह रहे हो क्या आप? हाँ बोलो। 1 माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पे इसका हाँ डोमेन पूरा रियल नंबर है, हाँ, बट जब हम इंटीग्रेट कर रहे हैं एक्स इक्वल टू कॉस एक्स जब हमने लिखा, साइन एक्स हमने लिखा, सब तब तो हम -1 से 1 के बीच में वैल्यू ले सकते हैं इसका मतलब। नहीं तो आपने क्या करा? आपने x की वैल्यू, क्या कह रहे हो आप? आपने इंटीग्रेशन रख दिया, हाँ ठीक है। बट हमने ऐसे एक्स का डोमेन चेंज कर दिया ना एक तरीके से। नहीं और तो आप इसलिए फाइनली, एक्स नहीं टू देखो, सकता था। अपन इंटीग्रेशन में जब भी सब्स्टिट्यूशन करते हैं
तो अपन क्या करते हैं, देखो देखो इंटीग्रेशन बेसिकली क्या है, इंटीग्रेशन में आप सब्स्टिट्यूशन करते हो उस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए, और बाद में फाइनली आंसर आप एक्स की जगह अपना वो पुट अप कर सकते हो ना, थीटा की जगह वापस एक्स रिप्लेस कर देते हैं अपन। यस सर। ठीक है, तो अपन इंटीग्रेट सब्स्टिट्यूशन क्यों अप्लाई करते हैं, सब्स्टिट्यूशन इसलिए अप्लाई करते हैं ताकि अपना वो जो क्वेश्चन और सिंप्लीफाई हो जाए, उसको इंटीग्रेट करते हैं और फिर इंटीग्रेशन करने के बाद वापस जो सब्स्टिट्यूशन किया उसको वापस रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, और डेफिनेट इंटीग्रेशन तो बेसिकली क्या है, एक एरिया अंडर कर्व ही है। ठीक है, और नॉर्मल इंटीग्रेशन भी अगर आप यस करते हो सर। तो आप एक्स का इंटीग्रेशन करो, फिर फाइनली अगर आपको रिप्लेस करना फिर एक्स की जगह वापस हम थीटा की जगह रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको वो नहीं सोचना है। क्यों कर दिया? क्या कह रहे हो? 2n+1 क्यों कर दिया सर अपन इंटीग्रेशन में? यहाँ पे देखो, यहाँ पे cos की पावर 2n क्रिएट होगा, यस सर। और एक dx के साथ भी तो आएगा cos थीटा, अच्छा। तो इसलिए 2n+1 हो गया। ठीक है, हाँ है ना? यस सर। ठीक है, इसके आगे आप सॉल्व कर लेना खुद से, रिडक्शन फॉर्मूला देखना खुद से, और देखना इस तरह के क्वेश्चन, ये मैं आगे आपके लिए छोड़ रहा हूँ। रिडक्शन फॉर्मूला एक बार देख लेना नोट से, और उसको कैसे इंटीग्रेट, ये एक स्टेप का क्वेश्चन है, इसके बाद डायरेक्ट आंसर आ जाएगा आपका। लेकिन मेन यहाँ पे देखो, जो बाइनोमियल का मुझे सिखाना था वो यही था कॉन्सेप्ट, कि अगर ऐसे टर्म्स आते हैं तो उसके पीछे कैसे लॉजिक लगाना है। तो ये लॉजिक लगाने का आइडिया था। पहले तो हमने क्या देखा, डिनोमिनेटर में टर्म्स आ रहे थे, मतलब कहीं ना कहीं इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन करेंगे मतलब ये ऐसा टर्म आएगा x³/3 x⁵/5 हो रही, तो ये किसका इंटीग्रेशन होता है, x² का, x⁴ का, x⁴ का, तो कहीं ना कहीं मतलब x² का टर्म आ रहा होगा। तो मैंने फिर ये देखा कि अच्छा इसका एक्सपांशन ये आता है, तो वहां से मेरा टर्म क्रिएट हो जाएगा। तो ये सारे लॉजिक यहाँ पे हमको डेवलप करना है। तो इस क्वेश्चन से आपको ये सीखने को मिला है। तो इस तरह के क्वेश्चन अगर आते हैं तो ऐसे अगली बार आप सीख सकते हो। ठीक है, एक तो ये क्वेश्चन, और इसके पहले वाला क्वेश्चन में हमने क्या सीखा कि जनरल टर्म लिखने के बाद फिर समेशन अलग अलग कर दिया तो टर्म्स क्या हो गई, जीरो हो गई। ये तीनों के तीनों टर्म्स का आंसर कितना आ गया, इसका आंसर भी जीरो आ गया, इसका भी आंसर जीरो आ गया, इसका भी आंसर कितना आ गया, जीरो। ठीक है, अब जो सर इसकी इंटीग्रेशन आएगी आंसर वही हो जाएगा? हाँ वही आंसर आएगा ना, जो इंटीग्रेशन का आंसर आएगा वही, क्योंकि एलएचएस आपको यही तो निकालना था। ये इंटीग्रेट कर दिया आपने, यहाँ पे लिमिट रख दोगे 0 से 1, तो जीरो रखोगे तो सब टर्म जीरो, अपर लिमिट रखोगे तो यही तो आएगा जो पूछा था, 1 रखने पे यही तो आएगा, हाँ है ना? यस सर। तो बस जो एलएचएस का आंसर होगा वही आरएचएस का आंसर होगा, तो इस पूरे की वैल्यू आपकी आ जाएगी जो आप इंटीग्रेट करके आंसर निकालोगे। चलिए, ये हो ठीक गया। है सर। ये देखो, ये रिडक्शन फॉर्मूला है, 0 से π/2, ये 2n, ऊपर इवन टर्म सब्सट्रैक्ट करते हैं, नीचे ऑड, इस तरह से। आपको मैं इसका भेज दूंगा, अगर जिसके पास थ्योरी नहीं हो रिडक्शन फॉर्मूला का, अभी मैं क्लास नोट्स के बाद भेज दूंगा रिडक्शन फॉर्मूला के क्वेश्चन, आप देख लेना एक बार। ठीक है, चलिए आगे अगला करते हैं। ये जेईई एडवांस 2014 में आया था, एक बार आप देख लो क्वेश्चन को, खुद से ट्राई करो। यहाँ पे हमको दिया है 1 - x² की पावर 4, 7 और 4, ये 12, और पूछा है कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 11 क्या होगा। 1 + x² की पावर 4 इंटू 1 + x³ की पावर 7 इंटू 1 + x की पावर 4 की पावर 12। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसमें इस x की पावर 11 कैसे क्रिएट होगा, पहले तो वो सोचना पड़ेगा, और जहां जहां भी x की पावर 11 क्रिएट होगा उसके कोएफिशिएंट क्या क्या आएंगे, उन वो पूछा, फिर उनका सम करेंगे तो जो आंसर निकलना है वो निकलेगा। लेकिन इस एक्सपेंशंस में जब टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होगी तो x की पावर 11 कैसे क्रिएट होगा और उनका कोएफिशिएंट क्या क्या होगा, ये थोड़ा लॉजिक आपको लगाना पड़ेगा। तो ट्राई कर लो एक बार। हेलो, कर रहे हो ट्राई? यस सर। ठीक है, करो ट्राई। इसका जैसे हमने पहले x² वाला सोचा था एक बार क्वेश्चन में, वैसे ही सोचना है कि हाँ दो देखो, टर्म से देखो x² यहाँ पे बात। तो ज्यादा टर्म, यहाँ पे 3 ही टर्म है, 3 ब्रैकेट है आपके पास। तो पहले तो ये इन 3 ब्रैकेट में x की पावर 11 कैसे क्रिएट होगा, इन तीनों ब्रैकेट का आपस में मल्टीप्लाई वो सोचना है। तो पहले तो आप इंडिविजुअली ये सोचो कि इनका एक्सपेंशन क्या होता है, इन तीनों का एक्सपेंशन इंडिविजुअली निकाल के देखो, फिर देखोगे कैसे टर्म्स मल्टीप्लाई होगी तो x की पावर 11 क्रिएट होगा। पिछले लेक्चर में कैसे क्वेश्चन कराया था जिसमें मैंने आपको सिखाया था, देखो वो याद आ रहा है, 3 टर्म्स का एक्सपेंशन, वो टेकन 2 एट अ टाइम, उसमें कोएफिशिएंट हमने देखा था। तो वैसे पहले इन तीनों का एक्सपेंशन सोचो आप एक एक करके, इन तीनों का एक्सपेंशन क्या होगा, और फिर सोचो उनमें जब आपस में टर्म्स मल्टीप्लाई होगी तो किन किन टर्म्स से x की पावर 11 क्रिएट होगा, किन किन टर्म्स का आपस में मल्टीप्लिकेशन से, और फिर उनके कोएफिशिएंट्स देखो।
एक्सपांशन सोचो इन तीनों का, मैं तब तक एक्सपांशन लिखता हूँ। अच्छा ये ब्लू कलर आपको दिखता है कि नहीं दिखता है, मतलब इसमें प्रॉब्लम तो नहीं आती, लाइट तो नहीं है डायग्राम? नहीं सर दिखता है। ठीक है। ठीक है, कहीं मिस्टेक हो तो मुझे बता देना, ठीक है। ये पहला एक्सपांशन हो गया, सेकंड एक्सपांशन लिख देता हूँ। सेवन का है, 7c। देखो मुझे x की पावर 11 लाना था, आगे की बड़ी वाली टर्म्स नहीं लिखूंगा, जो जो काम की वो लिख देता हूँ। 7c0, 7c1 क्यूब, 7c2 x की पावर 6, 7c3 x की पावर 9। आगे 12 आ जाएगा तो उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मुझे सिर्फ 11 तक सोचना है। और लास्ट में इसको भी दूसरे कलर से लिख देता हूँ। 12c0, ठीक है। क्या ये सबको समझ में आया यहाँ तक? बोलो। ठीक है। अब मुझे आप बताओ दिमाग लगा लगा के कि कौन कौन सी टर्म्स होगी मतलब जिसके अंदर x की पावर 11 क्रिएट होगा और उनके क्वेश्चन क्या होगा। x की पावर 9 और x की पावर 2। हाँ एक सेकेंड ना, अच्छा स्टेप बाय स्टेप करना, मतलब ताकि एक भी कोई छूटे ना। हम्म, चलो बताओ कहाँ से स्टार्ट करें। मान लो ये है, क्या इसके साथ कोई आए, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट में आपस में, कैसे कैसे सोचे, लॉजिक कैसे लगाए। देखो यहाँ पे 0 है। सर सोच सकते हैं कि 11 को हाँ पहले ब्रेक कर दिया, 2 + 9 + 0, तो सर पहले से x² का, दूसरे से x की पावर 9 का, तीसरे से x की पावर 0 का कोफिशिएंट। क्या सोच रहे पहले स्क्वायर है, फिर क्यूब है, फिर पावर 4 है। हाँ आपने क्या लगाया, अच्छा इसमें पावर्स का सोच रहा हो, ठीक है चलो यहीं पे सर लिख लेते पावर हैं। से कॉम्बिनेशन। हाँ ठीक ठीक समझ गए। वो भी मतलब बेसिकली वही सेम सोचना है कि x, यहाँ पे देखो यहाँ पे x का क्वेश्चन 0 है। अब यहाँ पे इन दोनों ब्रैकेट्स में से कौन कौन सी x की पावर निकाले ताकि वो कंबाइन, इसके साथ कंबाइन होके पावर 11 बनाए। चलो एक लॉजिक डायरेक्ट लगाते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो x की पावर 0 है, आया ना, सबको समझ में आ रहा है। यस। अब बताओ इन दोनों ब्रैकेट में से कौन कौन सी टर्म्स को कंबाइन करेंगे ताकि x की पावर 11 क्रिएट होगा। x³ और x की पावर 8 वाले को। हाँ 3 के साथ क्या कंबाइन होगी, 8। वेरी गुड, 3 के साथ क्या कंबाइन होगी, 8। तो देखो ध्यान से यहीं पे मैं लिख देता हूँ ताकि आपको यहीं पे क्लियर हो जाए। x² मतलब फर्स्ट वाले ब्रैकेट्स का टर्म, x³ मतलब सेकंड वाले से, और x की पावर 4 मतलब थर्ड वाले से। तो यहाँ पे x² की पावर क्या ली है मैंने, 0 है ना। तो यहाँ पे सेकंड वाले में x³ की पावर कौन सी है, ये 1 वाली। और यहाँ पे x की पावर 4 की पावर कौन सी है, ये 2 वाली। क्लियर है, बोलो। यस। इन तीनों का कॉम्बिनेशन, ये फर्स्ट थिंग का कॉम्बिनेशन, ये और ये इन तीनों कंबाइन होके क्या x की पावर 11 क्रिएट होगी। देखो 3 ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये इसके साथ और इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो x की पावर 11 क्रिएट होगा। क्या ये समझ में आया, बोलो जल्दी बोलो। यस सर। ठीक है, तो इसका कोफिशिएंट कितना होगा, 4c0 इंटू 7c1 इंटू 12c2। तो ये पहला कोफिशिएंट आ गया,
ठीक है, चलो अब अगला ढूंढते हैं। अगला बताओ। अब यहां से मान लो एक्स स्क्वायर ले रहे हैं, तो यहां से क्या क्या लें, कौन कौन सा लें? 9 ले लें सर। 9, अच्छा हाँ, एक्स स्क्वायर के साथ 9 लोगे, हाँ तो ये तो 11 यही क्रिएट होगा, तो फिर उसके साथ इधर क्या लेना पड़ेगा, पावर 0। यस। 2 9 और 2 11, तो यहाँ से क्या लेना पड़ेगा, ये एक्स की पावर 0। ठीक है, और कोई तो कॉम्बिनेशन ये चेक कर लेते हैं। अगर एक्स स्क्वायर के साथ 3 क्रिएट लिया हुआ, तो 2 + 3 कितना होगा, 5। तो 5 में कितना ऐड करें ताकि 11 आ जाए, बोलो। 6। 6, तो 6 तो यहाँ पे आएगा नहीं। 2 के साथ मान लो ये 6 वाला ले ले, तो 2 + 6 कितना हो जाएगा, 8। अब 11 लाने के लिए कितना चाहिएगा, 3। 3 यहाँ पे क्रिएट होगा नहीं, तो अल्टीमेटली बस ये कॉम्बिनेशन है, 2 के साथ 9 और ये 0। ठीक है, तो यहाँ पे लिया अपन ने पावर 2 मतलब एक्स स्क्वायर की पावर 1, 9 मतलब एक्स क्यूब की पावर 3, और यहाँ पे क्या था, 0। ठीक है, तो अगला टर्म क्या क्रिएट हो जाएगा, इसका कोएफिशिएंट क्या क्या है, 4c1 इंटू 4c3। देखो यहाँ पे 1 3 और 0, 4c0। क्लियर है, बोलो। यस। ठीक है, अगला सोचते हैं। अब पावर 4, तो 4 के साथ क्या क्या लेंगे, बताओ। 4 3 4। 4 + 3, हाँ तो 4 + 3 7, 7 + 4 11। वेरी गुड, सबको समझ में आ रहा है ये क्या हो रहा है? ठीक है, यस। तो यहाँ पे पावर 4, तो पावर 4 मतलब एक्स स्क्वायर का टर्म है ना, तो एक्स स्क्वायर मतलब पावर 2, तो यहाँ पे 2। ठीक है, चलो अब डायरेक्ट लिख लेते हैं। पावर 4 के साथ आपने क्या लिया था, 4 3 और 4। ठीक है, तो 4 3 4 मतलब 4c2 इंटू 7c1 इंटू 12c1। ठीक है, वेरी गुड। अगला, सिक्स के साथ, सर कोई पावर नहीं आएगी। 6 के साथ कुछ भी नहीं आ रहा। देखो यहाँ पे इवन टर्म्स है, यहाँ पे देखो एक तो 0 है, तो 6 + 0, 6 के साथ यहाँ से कोई नहीं आएगा, सही है। 6 + 4 कितना हो जाएगा, 10, और यहाँ पे 1 चाहिए, 10। यहाँ पे है नहीं। 6 + 8 14 होगा, तो यहाँ पे भी नहीं है। हाँ बोलो। 4 3 4 ले सकते हैं। 4 3 4, 4 3 4 तो ले लिया ना, यहाँ पे ये रहा 4 3 4, ये तो ले लिया हमने, है ना। यस बोलो, सर। कोई कुछ कह रहा था क्या? देखो ऐसे सोचना होगा आपको, एक एक करके। सबसे पहले 2 के साथ हमने देख लिया, 4 के साथ हमने देख लिया, 6 के साथ सोच रहे हैं। अब 6 के साथ यहाँ पे पावर 6 है, 6 के साथ क्या कोई कंबाइन हो सकता है, देखो 6 के साथ इधर इधर वाले तो जाएंगे नहीं, बचे ये दो ऑप्शन, क्योंकि 6 और 6 तो 12 हो जाएगा। 6 के साथ अगर ये 3 कंबाइन होता है, यहाँ पे 9 क्रिएट होगा। 9 के साथ फिर मुझे क्या चाहिए, 2, तो 2 है नहीं। 6 के साथ ये इसको कंबाइन करेंगे तो 6 + 0 6 क्रिएट होगा। 6 के साथ फिर क्या चाहिए, 5, तो वो भी नहीं, तो इसके साथ कोई भी लॉजिक नहीं लगेगा। लास्ट 8, 8 के साथ देख लेते हैं। 8 के साथ अगर ये 0 वाला कंबाइन होगा तो 8, अब उसके साथ क्या चाहिए, 3, तो 3 है नहीं यहाँ पे। ठीक है, 8 के साथ अगर 3 कंबाइन हुआ तो 8 के साथ 9 10 11, हाँ 8 और 3 कंबाइन हो जाएंगे, तो फिर ये चाहिए हो जाएगा, 8 वाला एक टर्म आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो लास्ट में किस 8 के साथ क्या क्या आ जाएगा, 8 के साथ इधर से 0 वाला टर्म, या फिर सॉरी 3 वाला टर्म, ये वाला 8, 8 और 3 11, तो 4c4 इंटू 7c1 इंटू 12c0 कंप्लीट। ठीक है, तो यहाँ का काम हो गया कंप्लीट। तो ये चारों टर्म्स तो ले ली, इसके आगे वाली टर्म तो क्या आ जाएगी, 10। अच्छा सर, इसके आगे टर्म ही नहीं, हाँ यहाँ तक कंप्लीट हो गया अपना काम। और कुछ तो नहीं दिख रहा है, नो सर। ठीक है ना। 0 के साथ भी हमने सारे कॉम्बिनेशन चेक कर लिया था। अब इनका एडिशन आपको निकाल के देखना है। अब एडिशन तो आप कर ही सकते हो, क्लियर है। ये चार टर्म्स, ये चार कोएफिशिएंट आएंगे एक्स की पावर 11 के। जल्दी बोलो, क्या है, समझ में आया? यस सर। ठीक।
तो ऐसे क्वेश्चन है, इनको घर पे वो ट्राई करते रहना, इसी को ट्राई कर लोगे तो आपको लॉजिक लग जाएगा। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन अगर आते हैं तो इस तरह से सॉल्व। चलो सिंपल था। टेस्ट में नीचे आया था क्वेश्चन 3 वाला, वो कवर है इसमें क्वेश्चन आज के टेस्ट का आज के मतलब नहीं, जैसे हमारा टेस्ट है संडे को, उसमें क्वेश्चन था जिसमें 3 टर्म्स थी, तो वैसा क्वेश्चन है। एक उस पे आते पहले अभी इस पे ये आज फिनिश कर लें, फिर लास्ट में मुझे पूछ लेना क्लास के लास्ट में। ये समझ में आ गया सबको? इसका आंसर आएगा ये सी, चेक कर लेना घर पे, ठीक है। चलो अब इस पे आते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपने देखे होंगे जगह मेंस लेवल पे जब तैयारी करी होगी, 8 + 3√7, और उसमें हम इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट निकालते थे, फ्रैक्शनल पार्ट निकालते थे, और अलग अलग ऑप्शन हमको अलग अलग चीजें पूछते थे, तो हम वो सब सोचते थे। तो ऐसे टर्म्स को हम, ऐसे क्वेश्चन को हम क्या करते थे, ऐसे जब भी एक्सप्रेशन आते थे तो इस यहाँ पे प्लस में दिया है तो इसी के पहले माइनस वाले का एक्सप्रेशन क्रिएट करते थे, और फिर हम लॉजिक लगाते थे कि क्या पूछा गया। मतलब इसका बेसिकली इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट निकालते थे। इसका कैसे निकालते थे कि इसका इंटीजर पार्ट क्या होगा वो पता करते थे। क्या लिखते थे, जैसे वो ये इसका जो भी एक्सपांशन आएगा, इसका जो भी एक्सपांशन आएगा उसमें कुछ ना कुछ इंटीजर पार्ट आएगा और उसका कुछ ना कुछ क्या आएगा, फ्रैक्शनल पार्ट आएगा। हाँ है ना? कोई किसी भी चीज, कोई भी नंबर को हम क्या लिख सकते हैं, किसी भी नंबर x को आप क्या लिख सकते हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। क्लियर है? यस वैसे यहाँ पे भी r जो Yes. है इसका एक्सपांशन है, तो इसका एक्सपांशन जब आप ओपन करोगे तो हो सकता है वो डेसिमल में आ रहा होगा कुछ ना कुछ, तो उसका कुछ इंटीजर पार्ट होगा, उसका कुछ क्या होगा, फ्रैक्शनल पार्ट। तो यहाँ पे हम r को भी क्या लिख सकते हैं, ये जो r है इसका इंटीजर पार्ट होगा, मान लो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ r, प्लस इसका कुछ ना कुछ फ्रैक्शनल पार्ट होगा। फ्रैक्शनल पार्ट मतलब वो f जो कि 0 और 1 के बीच में होता है, ठीक है। तो इस r को हम लिख सकते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस फ्रैक्शनल पार्ट। अब उसी ग्रेटेस्ट इंटीजर पे कमेंट करना है कि वो कैसा आएगा, ऑड आएगा, इवन आएगा, और बची हुई इस तरह की उस पे एक्सप्रेशन की टर्म्स पूछी गई है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होता था, ठीक है, ट्राई करते हैं इसको। क्या होता था, हम एक टर्म पहले क्रिएट करते थे, एक नया टर्म कुछ भी मान लो, जैसे मान लो r s, कुछ भी मान लो, h मान लिया, एक नया टर्म कुछ भी मान लो h। वो क्या मानते थे, यहाँ पे प्लस दिया है तो यहाँ पे माइनस मानते थे। क्या मानते थे, माइनस। अच्छा, माइनस मानते टाइम भी एक ध्यान रखना, हम हमेशा ग्रेटर टर्म आगे लिखते हैं और स्मॉलर टर्म पीछे लिखते हैं, उसमें फिर गलती कम नहीं होगी। तो पहले देख लो 8 और 3√7 में कौन बड़ा है, बताओ। 8 और 3√7 में कौन बड़ा है, तो इसका स्क्वायर करके देख लो, लग जाएगा लॉजिक। 8 का स्क्वायर 64 64, इसका स्क्वायर 63। 63 तो ठीक है, इसी को आगे रख लेते हैं। अगर मान लो ये सेकंड वाले का स्क्वायर, क्योंकि a + b - b a² - b² करोगे ना, तो जिसका स्क्वायर ज्यादा उसको पहले, क्योंकि एडिशन में तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको आगे लिख सकते हो, इसको पीछे लिख सकते हो, लेकिन सब्सट्रैक्शन में हम जो टर्म क्रिएट करेंगे हम बड़ी टर्म को आगे रखेंगे, मतलब जिसका स्क्वायर ज्यादा है, ठीक है। मतलब वही यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 8 - 3√7, क्योंकि यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है, इसी का स्क्वायर ज्यादा था। तो ये भी स्टेप ध्यान रखना। यहाँ तक समझ में आया? बोलो। यस यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्या, यहाँ पे प्लस था तो इसके माइनस वाली टर्म खुद से क्रिएट करी। अब बताओ अब क्या करते थे। अच्छा, ये जो टर्म है ये ग्रेटर देन 1 आएगी कि लेस देन 1 आएगी, बताओ। 1 से बड़ी आएगी। सोचो, 3√7 की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली कितनी होगी, √7 कितना होगा अप्रोक्सीमेटली, 2.5 यस 2.6 के 2.5 से अराउंड बड़ा। 2.5 से बड़ा, मतलब चलो 2.6 मान लिया अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। 2.6 को अपन जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 6 3 18, 7.8, 7.8। उसको जब 8 में से माइनस करेंगे तो नंबर कैसा आएगा, डेसिमल आएगा, है ना। यस सर डेसिमल की पावर कुछ भी रखो, आंसर हमेशा डेसिमल आएगा, तो मतलब 1 से छोटा ही होगा ये। यस सर। मतलब ये जो h हमने कंसीडर किया हमेशा ऐसा ही होता है, जो भी h हम कंसीडर करते हैं नेगेटिव वाला वो हमेशा 1 से क्या आता है, छोटा था। मतलब ये भी कुछ ना कुछ क्या होगा, फ्रैक्शनल होगा, ये भी कुछ ना कुछ क्या होगा, फ्रैक्शन होगा। इसका इंटीजर पार्ट क्या होगा, 0, इसका इंटीजर पार्ट क्या होगा, 0। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस ठीक है, देखो अब इसके बाद हम क्या करते हैं, देखो ध्यान से, देखो यहाँ पे ये जो r है ये 2 पार्ट में डिवाइड होगा, इंटीजर पार्ट प्लस फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है। और एक मैंने h क्रिएट कर लिया जो कि इसका नेगेटिव टर्म है, जो कि इसका क्या है, नेगेटिव टर्म क्रिएट कर लिया। अब मुझे सोचना है कि इसके बारे में क्या होगा, ठीक है। तो देखो हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों को मान लो ऐड किया, r + h को, तो r + h को जब ऐड करेंगे तो बताओ क्या होगा। ये वाली बात सोचो, जैसे मान लो
a प्लस बी की पावर n या फिर x प्लस वाई की पावर n और a माइनस बी की पावर n, इन दोनों टर्म्स को जब हम ऐड करते थे क्या होता था? इसका एक्सपेंशन क्या होगा? ये आपको थोड़ी बहुत छोटी छोटी चीजें याद है कि नहीं याद है? एक पॉजिटिव टर्म और नेगेटिव टर्म को हम ऐड करते तो क्या होता था? यहाँ पे देखो ऑड वाली टर्म्स नेगेटिव आएगी, ये नेगेटिव ऑड वाली टर्म इस पॉजिटिव ऑड वाली टर्म्स के साथ कैंसिल आउट हो जाएगी, तो सारी टर्म्स इवन, वो भी दो बार, इवन का डबल। हाँ इवन का डबल हो जाएगा। क्लियर है सबको? यहाँ पे जब भी हम एक प्लस और माइनस वाली टर्म्स को आपस में ऐड करते तो इवन वाली टर्म्स का क्या होता था? ट्वाइस हो जाता था। तो बेसिकली ये जो ऐसे टाइप का एक्सप्रेशन का एडिशन क्या ऑलवेज इवन नंबर आएगा? 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आया ना? यस तो ये कहीं ना कहीं क्या आएगा? इवन टर्म आएगा। ये कहीं ना कहीं क्या आएगा? कि इवन इंटीजर। ठीक है, बोलो। ऐड करने का मतलब क्या है? क्या कह रहे हो? क्योंकि यहाँ पे देखो सारी स्क्वायर वाली टर्म्स आएगी, सारी पावर इवन वाली टर्म्स आएगी, तो कहीं ना कहीं ये क्या आएगा? कि इवन इंटीजर। क्योंकि यहाँ पे अभी भले आपका जो भी रूट वाला टर्म है, लेकिन ओपन करोगे तो क्या आएगा? इवन इंटीजर। एक आर है और एक एच टर्म मैंने क्रिएट किया और मैंने यहाँ पे ये लॉजिक लगा, इन दोनों का एडिशन है कि इवन इंटीजर आएगा। यहाँ तक समझ में आया क्या? बोलो। ओके सर। देखो ये ऐसे क्वेश्चन करने का ये तरीका होता है। अब आर को मैं क्या लिखूंगा? आर मतलब देखो, एक इसमें एक इंटीजर पार्ट होता है, एक फ्रैक्शनल पार्ट होता है। तो आर जो होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट प्लस उसका फ्रैक्शनल पार्ट और प्लस एच, प्लस के प्लस एच इक्वल टू एनी वन इंटीजर। अब मैंने यहाँ पे ये देखा था कि जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो तो 0 से 1 के बीच में होता है, और ये भी एक्सप्रेशन है, ये भी जो भी एक्सपेंशन है, ये भी आंसर मेरा 0 से 1 के बीच में आएगा, यस है ना? ये भी एक्सपेंशन मेरे क्या आएगा? 0 से 1 के बीच में। अगर इन दोनों को ऐड कर दूंगा, इन दोनों को अगर ऐड कर दिया तो एफ प्लस एच, ये भी एक्सपेंशन जो होगा ये 0 से लेके 2 के बीच में आएगा, है ना? यस ये देखो फ्रैक्शनल पार्ट तो 0 से 1 के बीच में, और जो मैंने कंसीडर किया वो भी 0 से 1 के बीच में, तो इन दोनों का एडिशन कहीं ना कहीं 0 से 2 के बीच में आएगा। बोलो। अब देखो ये एक इंटीजर है, इधर आरएचएस में भी आंसर क्या आ रहा है? इंटीजर आ रहा है। तो इन दोनों का एडिशन ये भी क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए, तभी तो ट्रू होगा, क्योंकि ये तो इंटीजर पार्ट है, ये भी इंटीजर पार्ट है, मतलब इन दोनों का भी एडिशन कहीं ना कहीं क्या आना चाहिए? इंटीजर आना चाहिए। बोलो। यस सर तो 0 से लेके 2 के बीच में कौन सा इंटीजर होगा? 1 1। वेरी गुड। तो एफ प्लस एच का एडिशन कितना आता है? 1। ये हमेशा ऐसे क्वेश्चन में ऐसे ही होता है। तो बेसिकली इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 1। एफ प्लस एच की वैल्यू कितनी आ गई? 1। क्या यहां तक समझ में आया? यस ठीक है। अब ये 1 इधर जाके माइनस होगा, जब ये 1, अब इवन इंटीजर में से 1 माइनस होगा तो ये वाली ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ आर किस तरह का टर्म आएगा? ये इवन इंटीजर है, हाँ इवन इंटीजर, और इसकी वैल्यू 1 आ गई, ये प्लस 1 उधर जाके क्या होगा? -1। तो इवन में से 1 माइनस करेंगे तो आंसर किसका आएगा? ऑड आएगा। क्या ये समझ में आया? बोलो। यस तो बेसिकली ये अपना ऑप्शन नंबर ए ट्रू हो गया। ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा? सॉरी ऑड आएगा, इवन नहीं। क्या आएगा? ऑड। क्लियर है? बोलो। यस यस तो सर एक ऐसे बार ना मुझे भी एच लेना बता दो, एच कब लेना है मेरे को, और इससे ये ऐसे टाइप के क्वेश्चन में लेना, आपको अपने आप क्लियर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन जिसमें देखो इन दोनों का, इस तरह के क्वेश्चन जनरली इसमें इनके स्क्वायर का डिफरेंस 1 आएगा, मतलब बेसिकली इनका स्क्वायर करोगे तो डिफरेंस 1 आएगा। और ऐसे तरह के क्वेश्चन 8 + 3√7 8, इस तरह के क्वेश्चन जब भी आएंगे जिसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर इन्वॉल्व हो रहा है पावर में, उस तरह के क्वेश्चन में ये क्रिएट करना है। ये जेई मेंस में भी आता है, इसकी थ्योरी में भेज दूंगा आपको। ठीक है। तो 8 + 3√7 है, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट पूछा है। इस तरह के क्वेश्चन में आपको 8 - 3√7 क्रिएट करना होता है, इस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। क्या क्लियर हुआ है थोड़ा? बोलो। यस सर। ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसका स्टेप बाय स्टेप मैंने प्रोसीजर आपको समझा दिया। अब जो बाकी ऑप्शन है वो भी अच्छे अच्छे हैं, वो कैसे क्रिएट करना वो थोड़ा लॉजिक अब आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है। ये जो बचे हुए ऑप्शन है उनमें टर्म्स कैसे क्रिएट किए जाए, जैसे बचे हुए ऑप्शन में क्या क्या बोला है? थर्ड पार्ट में r माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ r क्रिएट करना है, उसकी वैल्यू। ठीक है। r माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ r इक्वल टू समथिंग। डी ऑप्शन में क्या बोला है? r प्लस
आर इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ आर, इस तरह का टर्म क्रिएट करना है, ठीक है। यस मल्टीपल में करेक्ट है क्या? हाँ मल्टीपल करेक्ट है। सर, सी वाले ऑप्शन को तो ऐसे कर सकते हैं कि आर को लिख सकते हैं हम ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ आर, हाँ हाँ फिर वहां से ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ आर और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ आर कैंसिल आउट हो जाएंगे, फिर वो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ आर बच जाएगा। नहीं नहीं, आप क्या कहना चाह रहे हैं? आर को आपने लिखा, एक सेकेंड, आर को लिखा आपने ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ आर प्लस आर, ठीक है, प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ आर। अब और माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ आर सर था इसके साथ ही। किसके साथ? जो ऑप्शन था ना सर, उसमें माइनस ग्रेटेस्ट हाँ इंटीजर माइनस ऑफ आर था ना। ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो आर माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ आर इक्वल टू एफ, मतलब फ्रैक्शनल पार्ट निकालना है आपको। यस सर। तो आर माइनस ग्रेटेस्ट फ्रैक्शनल, तो फ्रैक्शनल पार्ट कैसे निकालें? फ्रैक्शनल पार्ट देखो यहां से आएगा एक, तो फ्रैक्शनल पार्ट क्या आएगा? 1 माइनस एच। यस सर। हाँ, और कहां से क्रिएट कर सकते हैं फ्रैक्शनल पार्ट? 1 माइनस एच, तो यहाँ पे लिख के देख लेते चलो। आर माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट मतलब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ, और ये एफ प्लस एच इक्वल टू 1, एक रिलेशन हमारे पास ये आया, तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 माइनस एच। 1 माइनस एच, एच क्या है मेरे पास? एच हमने क्या माना था? 8 माइनस 3√7 की पावर 20। अब कैसे अब देखो यहाँ पे आंसर में क्या लिया है? 1 तो आ गया, और दूसरा में ये दिया हुआ है, मतलब डिनोमिनेटर में दिया हुआ है, तो ये क्या इसको क्रिएट कर सकते हो? डिनोमिनेटर मतलब क्या किया गया होगा? मुझे क्या लाना है? 8 प्लस 3√7 लाना है, तो रैशनलाइज कर दें यहाँ पे। देखो इन्होंने बस इसी को आगे रैशनलाइज कर दिया, तो रैशनलाइज करोगे तो प्लस से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो नीचे क्या क्रिएट हो जाएगा? 8 प्लस 3√7, और ऊपर a प्लस बी, a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 ही होगा। क्या किया मैंने? रैशनलाइज कर दिया। आगे समझ में? यस सर। तो देखो ये वाला ऑप्शन भी क्रिएट हो गया, दिख गया? देखो मुझे r माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ r पूछा था, मतलब क्या पूछा था? फ्रैक्शनल पार्ट, ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट किसके बराबर था? 1 माइनस एच, और ये 1 माइनस एच, और ये एच ही लिखा हुआ था। क्लियर हो गया सबको? यस। बोलो। ठीक है, अब देखो यस सर। अगला जो ऑप्शन डी है उसमें प्रोडक्ट में आ रही चीज, आर इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर, क्या आ रही? प्रोडक्ट में। और अगर आप देखोगे इन दोनों टर्म का प्रोडक्ट भी अच्छा होता है, तो हम क्या कर रहे हैं? देखो ये प्रोडक्ट क्रिएट करने के लिए मैं एक बार इन दोनों का प्रोडक्ट करके देखता हूँ, देखते हैं उससे क्या क्रिएट होगा। तो आर इंटू एच का अगर प्रोडक्ट करें, तो आर मैंने क्या माना था? 8 प्लस क्या था यार? 3√7 पावर 20, और एच मैंने जो नया टर्म अज्यूम किया था, वो अज्यूम क्या किया था? 8 माइनस 3√7 की पावर 20। इनका अगर प्रोडक्ट क्या, प्रोडक्ट करके देखो एक बार, देखो ऐड किया तो उससे अच्छा टर्म क्रिएट हो गया। इस बार जब प्रोडक्ट करोगे, क्योंकि मुझे ऑप्शन जो डी है उसमें कहीं ना कहीं प्रोडक्ट के टर्म्स आ रहे थे, तो इनका प्रोडक्ट क्या होगा? बोलो। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 होगा, मतलब बेसिकली इनका प्रोडक्ट 1 है। हाँ यस। ठीक है, तो आर इंटू एच। अब मेरे को एच, एच तो चाहिए नहीं मेरे को, ऑप्शन में एच चाहिए कि नहीं? तो एच की जगह कैसे रिप्लेस करें? एच कहां से रिप्लेस करें? 1/r। एच कहां से? जैसे एच यहाँ पे देखो, एच यहाँ पे, तो एच की जगह क्या लिख दूं मैं? 1 माइनस एफ। बोलो। देखो मुझे आंसर Yes. पूरा ऑप्शन में पूरे आर आर और ग्रेटेस्ट इंटीजर आता है, एच यहाँ से रिप्लेस कर देंगे 1 माइनस एफ। एच की जगह अगर मैं लिख दूं 1 माइनस एफ इक्वल टू 1। अब एफ की जगह क्या लिख सकते हैं वापस? एफ की जगह मुझे आर और ग्रेटेस्ट इंटीजर लाना है, एफ की जगह क्या आ जाएगा? आर माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ आर, आए ना? यस। ठीक है, तो एफ की जगह वापस क्या लिख दिया? आर माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ आर इक्वल टू 1। अब इस आर को जब अंदर भेजेंगे तो ये हो जाएगा आर माइनस आर इंटू आर माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ आर इक्वल टू 1। तो आर माइनस ये अंदर जाएगा, आर स्क्वायर प्लस आर इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ आर इक्वल टू 1। देखो अब ऑप्शन में क्या दिया था अपन को? आर प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ आर इक्वल टू 1 प्लस आर स्क्वायर। तो हाँ देखो इन दोनों का टर्म, इन दोनों का माइनस आर स्क्वायर उधर चला जाएगा, तो आर प्लस आर इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ आर इक्वल टू 1 प्लस आर स्क्वायर। देखो आगे टर्म हो गया समझ में? यस। नंबर डी भी क्रिएट हो गया। तो ये क्वेश्चन ऐसा था, इसलिए इस क्वेश्चन को लिखा
तक इसमें लगभग सारी वेराइटी कवर होगी। तो इस तरह का क्वेश्चन अगर आता है तो ये लॉजिक लगा लेना। क्लियर है सबको? बोलो। यस सर। वेरी गुड। चलो नेक्स्ट। अब ये अगली वेराइटी ऑफ क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छा है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। ऐसे 2 क्वेश्चन मैंने दिए, एक मैं आपको करूंगा, बच्चा हुआ आप अपने घर पे ट्राई करोगे। इसका अगला वाला ये ऐसे क्या है क्वेश्चन को कैसे कैसे, सब लोग सोचो ध्यान सर से, इसमें आराम से मैंने हाँ ये शायद हो गया था मेरे से। इसमें मैंने एक्स की एक जगह मिनट आई एक डाल एक दिया। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मैं 30 सेकंड दे रहा हूँ, बाकी लोग भी सोच लो फिर आप बताना। बाकी लोग भी तो एक बार इसको देख लो पहले, जिन्होंने नहीं देखा। एक बार इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, ऑप्शंस को देखो और सोचो क्या क्या लॉजिक लगाओगे। 30 सेकंड दे रहा हूं, तब तक ट्राई कर लो, फिर डिस्कस करते हैं कैसे करना है, ताकि बाकी लोगों को भी आइडिया लग जाए। देखो ये ऐसे क्वेश्चन स्टैंडर्ड है थोड़े, इसको करने का तरीका होता है। पर आप ये सोचो कि ऑप्शंस में ये जो टर्म्स है इसको कैसे क्रिएट किया जाए। यहाँ पे एक इक्वेशन आपको गिवन है और ऑप्शंस में आपको कोफिशिएंट के टर्म्स में चीजें गिवन है। फर्स्ट वाले में इवन टर्म्स, सेकेंड वाले में ऑड टर्म्स, थर्ड में भी इवन टर्म, और अलग अलग एन के लिए, एक बार एन ऑड, एक बार एन इवन, एक बार एन 4p+1। तो इस ये चारों ऑप्शन को क्रिएट करने के लिए और एन में ये लॉजिक लगाने के लिए मैं क्या सोचूं इसमें, ये आपको थोड़ा सोचना है। चलो सोचो, तब तक मैं फिर अपन डिस्कस करते हैं। सोचा? हेलो? यस सर। ठीक है, हाँ अब बताओ, चलो कौन बता रहा था, बताओ। सर इसमें सर मैंने एक्स की जगह आई पुट कर दिया था। वेरी गुड। एक्स की जगह फिर आई पुट, अब देखो हाँ यहाँ पे जो ये दिया हुआ टर्म 1+x+x²। अच्छा पहले जो मुझे ये बताओ, ये ऐसे टर्म आपको कहाँ दिखते हैं जनरली? एक तो कहाँ दिखा था, किस सर चैप्टर में? ओमेगा की। हाँ ओमेगा, एक तो ओमेगा वाला में दिखता है, वेरी गुड। 1+ω+ω², 1+ω+ω², ये कितना होता है बोलो? 0। 0 होता है। ठीक है, एक तो जब ऐसे इसका भी यूज कर सकते हैं, और दूसरा अगर आयोटा रखोगे तो 1+i+i², इसकी वैल्यू कितनी आएगी? आयोटा। आयोटा आएगी। ठीक है, तो देखो, और यहाँ पे इक्वेशन है, देखो इधर भी एलएचएस और आरएचएस में इक्वेशन है, तो दोनों तरफ एक्स की वैल्यू इसको के लिए क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। तो आप एक्स की वैल्यू अपने हिसाब से यहाँ पे रख सकते हो, अपने सूटेबिलिटी के हिसाब से, ताकि इस तरह के टर्म्स मेरे क्या हो जाए, क्रिएट हो जाए, इस तरह के मेरे टर्म्स क्या हो जाए, क्रिएट हो जाए। क्लियर है? अब यहाँ पे पावर एन है। हाँ अब बोलो क्या कह रहे थे? एक्स को आपने क्या रखा था, आयोटा। हाँ एक्स को अगर आप आयोटा रखोगे तो देखो यहाँ पे एलएचएस में क्या क्रिएट हो जाएगा, आयोटा की पावर एन। ठीक है, तो अगली बार ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो अब आपको याद रहेगा हमेशा, अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो उसमें हम ये लॉजिक लगा सकते हैं। अगर एक्स की पावर आयोटा रखा, अब आरएचएस में क्या क्रिएट हो जाएगा, जहां जहां भी एक्स है उसकी जगह क्या आ जाएगा, आयोटा आ जाएगा, है ना? बोलो, हेलो? सबको समझ में आ रहा है? जहां जहां भी एक्स है उसकी जगह क्या आ जाएगा, आयोटा आ जाएगा। अब मुझे ये बताओ, अब क्या करें, अब सोचो कि एन अगर ऑड हुआ तो क्या होगा, एन अगर इवन हुआ तो क्या होगा। हाँ अब बताओ क्या करें, आयोटा रख दे, इसके बाद सर बस सर ये 1+x+x² को देख के आयोटा के बारे में सोचना था। हाँ आयोटा के बारे में, और ऑप्शंस को देख के, क्या ऑप्शंस में भी जो कोफिशिएंट दिए थे, एक में कोफिशिएंट्स के बारे में पूछा गया है और उसमें भी कंडीशन ऑड इवन पे लगाई गई है, इसलिए हमने रखा। ठीक है, क्योंकि देखो 1+i+i² की वैल्यू आयोटा आती है और आयोटा की पावर n के बारे में मुझे पता है।
और यहाँ पे भी देखोगे ध्यान से 4p प्लस 1 भी दिया हुआ है। तो ये सारी चीजों को देख के हमने सोचा कि आयोटा रख सकते हैं। आयोटा की पावर 4p कितना होता है? एक सेकंड, 1 एक सेकंड में सर का कॉल आ रहा है, एक मिनट आप सोचो, 2 मिनट। चलो बताओ, हाँ आप क्या करें? सर एलएचएस में तो जीरो ही हो जाएगा, फिर ए नॉट प्लस A1 आयोटा माइनस A2, मतलब ऐसे लिख लेते हैं, फिर मैं यहाँ पे माइनस कर लेंगे। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको थोड़ा और क्लियर हो, क्योंकि ए नॉट प्लस A1 आयोटा प्लस A2 आयोटा स्क्वायर प्लस A3 आयोटा क्यूब प्लस A4 आयोटा की पावर 4 एंड सो ऑन, और लास्ट में A2n आयोटा की पावर 2n। ये आएगा n को आयोटा रखने पे। अब मुझे ये बताओ, n अगर ऑड हुआ तो क्या होगा, और n अगर इवन हुआ तो क्या होगा? ये कैसे सोचे? सर पहले सर आई डाल दिए तो सर सारी टर्म कलेक्ट कर लेंगे एक तरफ, जो इसमें आई आता है और जिसमें आई नहीं आता। हाँ तो हाँ, आप कह रहे हो कि कोफिशिएंट्स को एक साथ ले लें, यस सर। तो आयोटा वाले टर्म्स और बिना आयोटा वाले टर्म्स, तो देखो बिना आयोटा वाले टर्म्स तक तो ए नॉट आएगा, और आयोटा की पावर 4 वो कितना होगा? 1 होता है। सर A2 भी आएगा। हाँ देखो, एक तो आयोटा की पावर 4n कितना होता है? 1 होता है। आयोटा की पावर 4n प्लस 1 ये आयोटा होता है। आयोटा की पावर 4n प्लस 2 आयोटा स्क्वायर दैट इज -1, और आयोटा की पावर 4n प्लस 3 आपको कितना आ जाएगा? माइनस आयोटा। हाँ है ना, ये सबको पता है? बोलो। यस यस सर। ठीक है, अब देखो कांस्टेंट टर्म किस किस के साथ आ रहा है? 4n और 4n प्लस 2। 4n का कोफिशिएंट 1 आ रहा है, 4n प्लस 2 का कोफिशिएंट कितना आ रहा है? -1। ठीक है, तो बिना आयोटा वाले टर्म कौन कौन से हो जाएंगे? जहां पे भी ए नॉट इस, ये जहां भी पावर क्या आ रही है 4n और 4n प्लस 2 टाइप की है ना, इवन टर्म्स, जहां जहां भी पावर इवन टर्म्स है वहां पे आयोटा आएगा क्या? बोलो। एक तो यहाँ पे आयोटा नहीं आएगा, यहाँ पे आयोटा हट जाएगा, मतलब ए नॉट, फिर यहाँ पे क्या आएगा? -A2, फिर यहाँ पे क्या आएगा? +A4, है ना, फिर -A6, ऐसे सो ऑन। ठीक है, बोलो। और आयोटा के साथ क्या क्या आएगा? आयोटा और आयोटा क्यूब, तो आयोटा क्यूब कितना हो जाएगा? माइनस आयोटा। A1 A3 वाले। A1 -A3 प्लस, बोलो अगला, A5 -A7। आया ना? क्या ये बात सबको समझ में आई? तो ये आपका आरएचएस पार्ट हो जाएगा। बोलो यार बच्चों, हाँ या ना, ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? नहीं आ रहा तो वापस बोलो। यस सर आ रहा है। क्या क्या है मैंने स्टेप्स? ठीक है, और इधर बता दिया दो हुआ है सर। आयोटा की पावर n, इधर क्या दिया हुआ है? आयोटा की पावर। अब एलएचएस आरएचएस को क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। तो अगर n इवन हुआ तो मुझे ये बताओ, अगर n इवन हुआ तो एलएचएस में क्या आएगा? जब भी यहाँ पे n इवन होता है, आयोटा की पावर इवन, तो ये इमेजिनरी नंबर आएगा कि रियल आएगा? रियल। एलएचएस में क्या आएगा? ये रियल आएगा ना। इसका पावर अगर इवन है तो या तो वैल्यू +1 होगी या तो -1 होगी, तो इसका इमेजिनरी पार्ट क्या होगा? 0 होगा। यस सर। यस एलएचएस का इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो अगर n इवन हुआ तो एलएचएस का इमेजिनरी पार्ट 0, तो यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट कौन है? ये वाला। A1 A3 हाँ, वाले। तो आरएचएस का भी इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा? 0।
ठीक है, तो इससे कोई ऑप्शन मैच कर रहा है क्या? एन इवन है तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला था? हाँ बी ये वाला। दिख गया। और एन जब ऑड हुआ, अब ऑड के लिए सोचते, एन जब ऑड होगा तो आरएचएस में क्या होगा? यहाँ पे एन अगर ऑड हुआ तो यहाँ पे आयोटा बचेगा, आया ना? यस तो आयोटा बचेगा मतलब उसका रियल पार्ट जीरो हो जाएगा, ये प्योरली इमेजिनरी बनेगा ना। यहाँ पे क्या बनेगा? आयोटा, तो उसका रियल पार्ट क्या हो जाएगा? जीरो। और आरएचएस में रियल पार्ट क्या है? ए नॉट माइनस ए टू प्लस ए फोर, ये क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। मतलब ये भी आंसर क्या आ रहा है? सही आ रहा है। क्या आप समझ में आ गया? बोलो। यस अब ऑप्शन नंबर सी और डी भी देख लो। अगर पावर 4p हुई तो 4p तो ये कितना हो जाएगा? बोलो। 1। ये हो जाएगा 1। मतलब एलएचएस में रियल पार्ट की वैल्यू 1 आ रही है और इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू क्या आ रही है? जीरो। तो रियल पार्ट 1 हो जाएगा, मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। 1। तो यहाँ पे कितनी दी हुई है? जीरो। तो क्या ऑप्शन सही है? नहीं। नहीं है ना, क्योंकि देखो एन एन की जगह अगर आप 4p रखोगे मतलब एलएचएस आपका क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो रियल पार्ट 1 है, इमेजिनरी पार्ट जीरो, मतलब ये जीरो हो जाएगा, लेकिन इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 1। लेकिन यहाँ पे जीरो दी, मतलब ये ऑप्शन क्या हो गया? गलत। 4p प्लस 1 रखोगे तो 4p प्लस 1 रखने पे क्या आएगा? आयोटा आएगा। बोलो। यस आयोटा। तो मतलब रियल पार्ट जीरो, इमेजिनरी पार्ट का क्वेश्चन कितना हो जाएगा? 1। तो रियल पार्ट तो जीरो, लेकिन इमेजिनरी पार्ट का क्वेश्चन कितना हो जाएगा? 1। तो इसकी वैल्यू भी 1 आनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे भी क्या दिए? जीरो। तो मतलब ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? गलत। ठीक है, अब आगे समझ में क्वेश्चन। बोलो। यस सर। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन आया तो ये लॉजिक लगाना। सेम टाइप का क्वेश्चन मैंने एक और दिया, लेकिन वो इससे थोड़ा सा अच्छा लेवल का है, लेकिन वो मैं चाहता हूँ घर पे ट्राई करोगे। तो इसका आंसर तो ए और बी आ गया। ये वाला अगला क्वेश्चन, यहाँ पे भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर इस तरह से दिया हुआ है। यहाँ पे आपको 4 तरह के सम दिए हुए हैं, S1 S2 S3 S4, और आपको ये 4 ऑप्शन चेक करने हैं। ठीक है, घर पे ट्राई करोगे इसको? बोलो। यस सर। ठीक है, इसका सॉल्यूशन भी मैंने दे रखा है, नहीं दिया है क्या? हाँ इसमें दिया यूजर आयोटा मान लो। है। हाँ आयोटा करके सोचना, लेकिन थोड़ा सा इसमें और दिमाग लगाना पड़ेगा एक्स्ट्रा। ठीक है, तो वो मैं चाहता हूँ आप घर पे ट्राई करना। आपको मैंने तरीका तो सिखा दिया, एक टाइप का क्वेश्चन करा दिया है, अब ये वाला क्वेश्चन आप घर पे ट्राई करना। ठीक है, इसका सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, फिर आंसर मैच करना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, ये वाला करते हैं। अच्छा, यहाँ पे थोड़ी मिसप्रिंट आ गई ना। ये है ना बच्चों, इसको एक काम करो, एक ही जगह अल्फा कर लो। ये एक ही जगह अल्फा कर लो, यहाँ पे भी एक इस छोटे एक ही जगह अल्फा। एक टाइपिंग में एरर आ गया। ठीक है, ए अल्फा एक्स। हाँ ए अल्फा एक्स है। तो यहाँ पे दिया हुआ है, ये जेई में आया हुआ है क्वेश्चन है एडवांस का। ए अल्फा एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई प्लस 1 की पावर 2009 इज अ पॉलिनोमियल इन एक्स एंड वाई। ठीक है, इसका एक्सपेंशन एक्स एंड वाई होगा। इफ द सम ऑफ द कोफिशिएंट इन दिस एक्सपेंशन, अब ये जो टर्म आ रही है, सम ऑफ द कोफिशिएंट इन द एक्सपेंशन वेनिशेस फॉर सम रियल ए, देन द पॉसिबल वैल्यू ऑफ अल्फा। बहुत छोटा सा क्वेश्चन था एक्चुअली, इसको कराने का बस एक ही रीजन है, सम ऑफ कोफिशिएंट पूछा है तो क्या करें। जब भी आपको सम ऑफ कोफिशिएंट पूछते तो आप क्या करते थे? जैसे मान लो ये वाला क्वेश्चन होता था, एक्स प्लस वाई की पावर सर एन। या तो x1 डाल देते थे। हाँ वेरी गुड। अगर मान लो एक्स और वाई दोनों हो तो क्या करते थे? जैसे यहाँ पे एन सी जीरो एक्स की पावर एन प्लस एन सी वन एक्स की पावर एन माइनस वन वाई। वेरी गुड। अब बताओ क्या करते थे इसमें? इनके सम ऑफ कोफिशिएंट पूछते तो हम क्या करते थे? दोनों को 1। हाँ दोनों को वन पुटअप करते थे। दोनों को वन पुटअप करने से क्या होता था? यहाँ पे ये सब वन वन हो जाता था, मेरे पास सिर्फ क्या बचते थे? कोफिशिएंट बचते थे, और कोफिशिएंट का सम मैं निकाल सकता था। हाँ या ना? ये छोटी सी चीज हमने इसके डेरिवेशन में करी थी। अब यही छोटी सी बात को यूज करके इन्होंने क्वेश्चन बना दिया। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या करें? एक्स और वाई को क्या वन रख दें, क्योंकि इसके एक्सपेंशन में एक्स और वाई की टर्म्स ही आएगी। आया ना? बोलो। यस और उस कोफिशिएंट में एक्स और वाई को वन रख देंगे तो आरएचएस में जो बचेगा वो क्या बचेगा? सम ऑफ द कोफिशिएंट ही बचेगा। यहाँ पे कुछ ना कुछ आएगा टर्म्स जिसमें एक्स और वाई की कुछ ना कुछ पावर आ रही होगी, और अल्टीमेटली उनमें जो जो भी क्वेश्चन हो उनका मुझे अगर सम रखना है, सम पूछा है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा? क्या पुट अप कर दूंगा? पुट एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू वन। एक्स और वाई की वैल्यू क्या पुट अप कर देंगे? वन रख देंगे। अब आप सोचो और आंसर बताओ फाइनली क्या आएगा।
सर इस क्वेश्चन में अल्फा इंक्लूड करना जरूरी है? मतलब यहाँ पे भी इन्होंने कहा कि किसी एक ही वैल्यू के लिए वो कोफिशिएंट्स का सम 0 हो जाएगा। हाँ देखो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि ये सम वैनिश हो रहा है, मतलब ये इसका सम कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो अगर ए की वैल्यू आपकी रियल है तो अल्फा की पॉसिबल वैल्यू क्या होगी ये पूछ रहे हैं। सर पहले सर जीरो पुट कर दिया सर, अंदर कट एक्सप्रेशन जीरो हो जाएगा। वेरी गुड। हाँ एक मिनट मुझे करने दो। तो देखो यहाँ पे क्या बोला क्वाड्रेटिक गया है। बनेगा। हाँ यहाँ पे बोला गया है कि अगर एक्स और वाई को 1 रख देंगे तो सम क्या हो रहा है, वैनिश हो रहा है। वैनिश हो रहा है मतलब क्या आ रहा है, 0। तो एक्स और वाई को 1 पुटअप करने से ये जितना भी सम आएगा उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, बोलो, 0 आ रही है। और यहाँ पे जब एक्स को और वाई को 1 पुटअप कर दोगे तो यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा, क्या बचेगा, ए अल्फा प्लस ए स्क्वायर प्लस 1 की पावर 2009। क्या यही बचेगा, आया ना, बोलो। यस सर। सर एक्स और वाई को 1 रखने से इनकी वैल्यू 0 हो रही है। अरे क्वेश्चन में क्या बोला है कि इस एक्सपेंशन के सारे सम ऑफ द कोएफिशिएंट की वैल्यू कितनी है, 0 है। इस एक्सपेंशन में जो भी कोएफिशिएंट आ रहे हैं उनका सम कितना आ रहा है, 0। और सम ऑफ कोएफिशिएंट कैसे क्रिएट होता है, एक्स और वाई को 1 रखने पे, है ना। तो एक्स और वाई को 1 रखेंगे तो यहाँ पे क्या क्रिएट होगा, सम ऑफ कोएफिशिएंट क्रिएट हो जाएगा, यस बोलो। सर। उस सम ऑफ कोएफिशिएंट की वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही है। ये कब 0 हो रही है, जब एक्स और वाई को हम क्या रख रहे हैं, 1 रख रहे हैं, है ना, बोलो। यस सर। ठीक है, अब बताओ अगर ये 0, इसका मतलब क्या, सर इसके मतलब क्वाड्रेटिक जीरो हो जाएगी अंदर की। वेरी गुड। ये अंदर की सर क्वाड्रेटिक भी क्या होगी, 0, मतलब ए स्क्वायर प्लस ए अल्फा प्लस 1 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0। अब ए बिलोंग्स टू अगर रियल नंबर है और ये क्वाड्रेटिक 0 है तो हम क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो। डिस्क्रिमिनेंट क्या कर देते हैं, ग्रेटर देन 0। इससे देखो कुछ आ रहा है क्या, फॉर सम रियल ए अगर रियल है मतलब इस क्वाड्रेटिक के रियल रूट्स हैं, इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, ग्रेटर देन 0। ये समझ में आया क्वेश्चन आपको, नहीं। यस सर आ गया। ठीक। डी होगा आंसर। हाँ डी, ऑप्शन नंबर डी। डी आ रहा है क्या, ठीक है, सबका आ रहा है आंसर। इसका डी क्या आएगा, यस। बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। तो अल्फा माइनस 2 अल्फा प्लस 2 ग्रेटर देन 0। तो अल्फा, सर इक्वलिटी भी ले सकते हैं ना ऐसे। हाँ ले सकते हैं, रियल है तो इक्वल टू भी ले सकते हैं। तो 2 या 2 से ज्यादा, तो 2 से ज्यादा कौन सा आ रहा है, डी आ रहा है। और -2 से कम, बी और सी भी तो आ रहा है, ए और बी भी तो आ रहा है, आया ना, यस बोलो। सर। तो इसका आंसर ए यस बी डी आएगा, नहीं आया समझ में, बोलो। आ गया सर। ठीक, वेरी गुड। चलो अगला ट्राई करो।
हेलो, ट्राई कर रहे हो? यस सर। सर एक अप्रोच तो जे एडवांस कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 9 इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। अब पिछली बार तो 3 टर्म थी, इस बार इतनी सारी टर्म आ गई, उसमें 9 का कोएफिशिएंट पूछा है। सर ऐसा सर पहले पेपर में आया था, इसका याद है तरीका। अच्छा, यहाँ पे दिया था क्या? अच्छा, सर फर्स्ट पेपर में आया था हमारा, जो पहला मॉक हुआ था ना, उसमें ओके एक्स की पावर 7 का पूछा था शायद। अच्छा अच्छा, सही है। ठीक है, करते हैं ट्राई इसको, काफी अच्छा क्वेश्चन है। सब लोग पहले सोच लो अपने एंड से कि कैसे, अब वापस वही लॉजिक लगाना है कि 9 कैसे क्रिएट होगा। सोचो सब कि किन किन कैसी कैसी टर्म्स को कंबाइन करेंगे ताकि 9 क्रिएट हो। कहाँ से और कहाँ तक की टर्म मेरे काम की है। भले ही 100 तक दे दिया, लेकिन हायर पावर का तो कोई वो यूज ही नहीं है ना, है ना? बोलो, यूज है यस क्या? यस सर। सर। हायर पावर से मुझे कोई मतलब नहीं, मुझे तो क्या चाहिए, 9 चाहिए। तो 9 कहाँ तक जाएगा और उसमें से किन किन क्वेश्चन को आप प्लग इन करोगे, वही वैसे ही क्वेश्चन है जो अभी अपन ने किया था। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन आए तो एग्जाम में अब आप ध्यान रखना। अब थोड़ा बहुत बाइनोमियल में आपको कॉन्फिडेंस आ गया, तो अगर मान लो बेसिक मीडियम लेवल का क्वेश्चन आएगा तो आप अटेम्प्ट कर सकते हो। जैसे बस देखो, थोड़ा थोड़ा करके बूंद बूंद करके अपना घड़ा भरना है मैथ्स में। वेक्टर 3D अच्छे से करवा दिया आपको, बाइनोमियल अच्छे से हो गया, पीएनसी थोड़ा ठीक ठाक हो गया, कैलकुलस लगभग ठीक ठाक हुआ है। ठीक है, तो बस आपको थोड़ा थोड़ा यही देखना है, जहां जहां भी इजी मीडियम लेवल के क्वेश्चन इन टॉपिक से आ रहे हो उसको करके आ जाना। और मोस्ट प्रोबेबली मुझे भी लग रहा है दस दो स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी से भी, स्टैट्स और प्रोबेबिलिटी से भी आपको देखो, प्रोबेबिलिटी से 2 क्वेश्चन आएंगे, स्टैट से भी 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इनकी भी अगर मेरे हिसाब से स्टैट से ज्यादा टफ लेवल का नहीं पूछेंगे। तो जो जो भी हम प्रैक्टिस करें उसमें से अगर आ जाता है तो आप उसको ट्राई जरूर करके आना। मैं आपको फिर अच्छे लेवल के क्वेश्चन इस बार स्टैट्स में करूंगा। ठीक, चलो सर कर लो। हाँ, डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन भेज दोगे? क्या डिफरेंशियल इक्वेशन के। क्वेश्चन चाहिए? प्रैक्टिस क्वेश्चन? हाँ, टेस्ट में क्या वो देख के बड़ा अजीब सा लग रहा था उसे। ठीक है, वो मैंने एक वो आपको टेस्ट पेपर भेजा था एक बार पहले, याद हो तो, डीपी रेस टाइप, उसमें शायद कैलकुलस की सारी रेस दी थी। देख लेना पुराना खोल के एक बार, उसमें कैलकुलस का रेस दिया था मैंने, स्टार्टिंग में बहुत भेजा था। जैसे कैलकुलस कंप्लीट हुआ था, एरिया अंडर का डिफरेंशियल इक्वेशन डेफिनेट इनडेफिनेट का एक रेस भेजा था, तो वो कर लेना, वो काफी अच्छा है। मतलब उसमें लेवल थोड़ा टफ है, या फिर आप डिफरेंशियल के पीवाईक्यू कर लो, सबसे बेस्ट। चलो करते हैं, बहुत देर हो जाएगी नहीं तो बाकी क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करना है। तो यहाँ पे हमको दिया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है, ये एक सेकंड। ठीक है, 1 + x² और ये, इसमें x की पावर 9 का कोएफिशिएंट पूछा, तो बताओ कैसे करें। सर जैसा हमें एक्स, फिर एक्स क्यूब और एक्स की पावर 5, एक्स हाँ, स्क्वायर, एक्स की पावर पावर 3 या एक्स की पावर 4, सारी पावर आ गई ऐसे ना। करके सर कम से 7 कम। आएगा। कहाँ तक सोचेंगे हम? पावर 9 तक, उसके आगे तो कोई मतलब नहीं है, उसके आगे तो फिर आपके पास हायर पावर आएगी। ठीक है, तो इसमें आप कैसे सोचें? अब मुझे ये बताओ, 9 जो है, 9 को क्रिएट अगर करना है तो किन किन का प्रोडक्ट, किन किन से होगा क्रिएट? सर एक्स, एक्स क्यूब, एक्स 5, हाँ, एक क्या बोल रहे हो? एक्स, एक्स क्यूब, एक्स क्यूब, एक्स 5, 1 फिर एक्स + स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स की पावर 4। एक्स की पावर, चलो इसको मैं सिर्फ पावर लिख देता हूँ ताकि फटाफट हो जाएगा, ये सारा इतना लिखने के बजाय। अच्छा मुझे ये बताओ, जीरो के साथ क्या क्या होगा? 1 मतलब वो कांस्टेंट के साथ। सिर्फ 9। एक्स की पावर 9 एक तो अकेला आएगा, यस। उसका कोएफिशिएंट क्या होगा? 1। 1। हाँ, उसका कोएफिशिएंट क्या होगा? 1। हाँ, और किन किन टर्म्स के साथ कंबाइन होकर 9 क्रिएट होगा? दो दो की टर्म्स, देखो यहाँ पे एक सिंगल टर्म कंबाइन हो गई, दो दो की टर्म्स भी कंबाइन होगी। जैसे मान लो यस।
यहाँ पे मान लो x की पावर 1 प्लस x की पावर 8 है। 8 है, 8 के साथ कौन कंबाइन करे, इस x को कंबाइन कर ले, आया ना। यस अच्छा सबका कोएफिशिएंट तो 1 ही आएगा कि नहीं आएगा, यस सर बनी कोएफिशिएंट तो कितना आएगा Yes, 1, सबका कोएफिशिएंट तो क्या आएगा 1 ही आएगा। बस मुझे ये देखना किन किन का कॉम्बिनेशन 9 क्रिएट करेगा, तो यहाँ पे 1 और 8 का कॉम्बिनेशन 9 क्रिएट करेगा। और बोल दो फटाफट, 7 और 3 7 2, बोलो जल्दी जल्दी, 3 6 6 3 3 6 और 5 4 5 4, ऐसे लगाओ। सर आप 3 टर्म्स करेंगे, क्या कह रहे हो, आप सर 3 टर्म्स के लिए सोचेंगे। हाँ 3 3 टर्म्स के भी सोचना, 2 2 टर्म्स के लिए भी सोचना। 5 4, तो जैसे एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स है ना 3। बस ये हो गया क्रिएट, बस इतना ही होगा। 3 3 में क्या क्या होगा, 1 3 5 एक बताया था आपने, 1 2 6 1 2 6, 1 हो गया। अब 2 के साथ बोलो 2, और क्या होगा 2 2 3 4 2 3 4, और कुछ होगा क्या, 4 4 प्लस 5 नहीं, 9 4, 2 के 2 3 और 4 7, 2 हो गए बस। सर इतने ही बन रहे हैं। भाई यही है ना, 1 4 5 1 4 नहीं 5, यस 1 4 5 1 होगा, 4 1 4 5 थोड़ी होगा, नहीं 1 4 5 क्यों नहीं? भाई इतना ही बनेगा। तो इनका सम कितना आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। यस सर 80 आ रहा है सर। वेरी गुड वेरी गुड। क्या सबको समझ में आया, यस वेरी गुड। देखो ऐसे क्वेश्चन आते तो आप लॉजिक लगा लोगे ना, यस तो ये तो कोई इतना टफ नहीं था, लेकिन दिखने में अजीब दिख रहा था, ठीक है। लेकिन इन सबका सम करेंगे तो कितना आ जाएगा, सबका क्वेश्चन तो 1 ही आएगा, सबका क्वेश्चन तो कितना आएगा 1, और 8 बार आया तो इन सबका सम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो 2015 में आया था क्वेश्चन, तो ऐसे इजी इजी क्वेश्चन अगर आ जाए, देखो एक क्वेश्चन ये आया था इसके पहले जो हमने किया था, ठीक है, और एक ये आ गया, तो ये सब क्वेश्चन अगर ऐसे किस्मत अच्छी हुई इस चैप्टर से इजी आ गया तो करके आना जरूर, इसका आंसर 8 आ गया। नेक्स्ट 2018 पेपर 2 का, अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन का स्क्वायर है, ठीक है, तो इसका एक आंसर पूछा था, NC0 NC1 NC2 इनका क्या हो रहा है स्क्वायर, और आगे जो सारी टर्म्स 1 2 3 4 5 आर, ठीक है। तो इसकी क्या लिखो, क्या सबसे पहले क्या करें बताओ, बोलो। ये इसमें ऐसा नहीं होगा जैसे आधे टर्म्स जो हैं वो पीछे वाली टर्म्स के बराबर ऐसे ही रहेंगे, जैसे कि जैसे 10C9 है वो नहीं नहीं, 10C1 यहाँ पे क्वेश्चन भी तो अलग अलग है, कैसे बराबर रहेंगे, क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 7 10 आ रहे हैं, उसी को प्लस कर लेते हैं। हाँ क्या सर करें, इनको पहला प्लस स्टेप क्या करने के करें बाद ये समझाओ। फर्स्ट और लास्ट को सेम आ जाएगा ना, 11 आ जाएगा सर। फर्स्ट और लास्ट भले ही सेम आ जाएगा क्योंकि वो ठीक है, उसका 1 1 है, बाकी सेम आएंगे क्या, यस सर उनका भी 11 आ रहा है। इसकी जनरल टर्म लिखें। हाँ जनरल टर्म लिखो इसकी,
जनरल टर्म क्या होगी, आर इंटू एन सी आर, एन मतलब यहाँ पे तो 10 है क्या, आर इंटू 10 सी आर का होल स्क्वायर, समेशन आर गोइंग फ्रॉम कहां से कहां तक, 1 से लेके 10 तक, आर इंटू एनसीआर टाइप्स, मतलब यहाँ पे एन की जगह 10 है क्या। अब क्या प्रॉपर्टी अप्लाई करें, क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है ये। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को करने के 2-3 आपको मैंने यही सिखाया था, क्या तरीके, या तो डिफरेंशिएट करो, इंटीग्रेट करो, या फिर जनरल टर्म का समेशन अप्लाई करके सिंप्लीफाई करो, ठीक है। और इनमें अच्छा, इनके कोएफिशिएंट्स में भी प्रॉपर्टी होती थी बाइनोमियल की, आपको याद है कोई एक आधी प्रॉपर्टी बाइनोमियल के कोएफिशिएंट्स में, ये जो एनसीआर में प्रॉपर्टीज होती थी अलग अलग, जैसे आर इंटू एनसीआर, इस तरह की, याद है किसी को कुछ प्रॉपर्टीज, बोलो। एक तो देखो ये होती थी एन सी आर इक्वल टू एन बाई आर आगे आ जाता था, और इसमें एक एक कम हो जाते थे, एन माइनस वन सी आर माइनस वन, और ये आगे, और इसको आगे बढ़ सकते हो एन बाई आर, फिर इसको एक एक वापिस इनको आगे ले आओ, एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, और एक कम और कर दो, एन माइनस टू सी आर माइनस टू, एन सो ऑन, ऐसे अपन लिख सकते थे, एक प्रॉपर्टी होती थी, आया ना। तो देखो यहाँ से आर अगर इधर चला गया तो आर इंटू एन सी आर को हम क्या लिख सकते थे, एन इंटू एन माइनस वन सी आर माइनस, ठीक है। इस तरह की प्रॉपर्टीज होती थी, तो हम जब भी जनरल टर्म का यूज करते थे, इन प्रॉपर्टीज को यूज करके सिंप्लीफाई करते थे क्वेश्चन, क्योंकि आर को हम जनरली क्या करते थे, हटाने की कोशिश करते, क्योंकि आर वेरिएबल है, चेंज होता जा रहा है, लेकिन एन तो कांस्टेंट है, तो वो समेशन की क्या आ जाता है, बाहर आ जाता है, आया ना, बोलो, आ रहा है समझ में। तो देखो यहाँ पे आर इंटू होल स्क्वायर है, तो एक एक को इसके साथ रख लेते हैं और एक को अलग रख लेते हैं, एनसीआर, तो आर इंटू एनसीआर की जगह क्या लिख सकते हैं, बताओ, ये लिख सकते हैं, यस ये आर इंटू एनसीआर की जगह क्या लिख देंगे, एन इंटू एन माइनस वन सी आर माइनस वन, तो बताओ इसकी जगह क्या आ जाएगा, एन की जगह क्या आ जाएगा, 10 इंटू एन, इन दोनों में एक एक कम कर दो, तो 9 सी आर माइनस वन, और इसके साथ 10 सी आर, 10 कांस्टेंट है, समेशन के बाहर ले लेना, समेशन क्या सर आर का क्या होगा, क्या हुआ, आर का क्या होगा, ये तो देखो ना, फॉर्मूला लगाया, एनसीआर, आर इंटू एनसीआर को हम क्या लिख सकते हैं, एन इंटू एन माइनस वन सी आर माइनस वन, ये फॉर्मूला है, प्रॉपर्टी, क्योंकि एनसीआर को हम ये लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ से आर इधर चला जाएगा, तो आर इंटू एनसीआर को हम क्या लिख सकते हैं, एन इंटू एन माइनस वन सी आर माइनस वन, तो यहाँ पे भी आर इंटू एनसीआर को ये लिख दिया, ओके सर। अब बताओ क्या करें, अब यहाँ पे दो दो कोफिशिएंट प्रोडक्ट में, मतलब एनसीआर और इस तरह के दो कोफिशिएंट क्या प्रोडक्ट में आ रहे हैं, तो कैसे कंबाइन करें इसको, एनसीआर माइनस फोर और 10 सी आर, नीचे आर और आर माइनस वन है, सर शायद इसकी भी कोई प्रॉपर्टी होती थी जिसमें हाँ हम होती थी ये प्रोडक्ट में, वही सोच रहा हूँ, एक प्रॉपर्टी होती थी जिसमें ये कम कम भी होती थी, आपको मैंने शायद किसमें बताया था, जब मैंने आपको पीएलसी पढ़ाया था मेंस में, तभी इन क्वेश्चन की तीन तीन प्रॉपर्टी लिखवाई थी, याद आ रहा है,
एनसीआर की इनकी प्रॉपर्टीज लिखी हुई थी, उसमें से एक प्रॉपर्टी और थी जिसमें जब मैंने आपको ये समझाया था, जब ऊपर एन जब दोनों एन चेंज होता है तो क्या करते हैं, नीचे आर चेंज होता है तो क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन कराए थे, याद आ सर रहा वो है? तो प्लस प्लस माइनस में होता है ना। हाँ, प्लस माइनस ने प्रोडक्ट में भी ऐसा सब बताया था, मतलब आपको उस नहीं, वो पढ़ाते टाइम मैंने आपको प्रॉपर्टीज लिखवाई थी, ये कह रहा हूँ, उस समय जब पढ़ाया था मैंने आपको इनकी प्रॉपर्टीज लिखवाई थी, उसमें से एक प्रॉपर्टी यहाँ पे सोचना होगा, इसको और कैसे कंबाइन करें हम। एक प्रॉपर्टी और होती थी कि इनका जब प्रोडक्ट होता था, अगर मान लो ये नीचे कांस्टेंट हो तो इसको हम इनके सम के टर्म्स में लिख सकते थे, एक ऐसी प्रॉपर्टी थी, रुको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, लेकिन उसके लिए कांस्टेंट आना चाहिए। जैसे मान लो कुछ है, मान लो एन सी, यहाँ पे मान लो एम एम नहीं पी ले लो, चलो एन सी पी, और यहाँ पे मान लो है ऊपर एम सी क्यू, और ये प्रोडक्ट में है, ठीक है, और ये पी और जो क्यू है इनका सम अगर कांस्टेंट आता हो, नीचे वाला का सम क्या आता हो, कांस्टेंट, और ये प्रोडक्ट में है, तो इसको हम सम के टर्म्स में लिख सकते हैं, मतलब ऊपर का सम और नीचे का सम, मतलब एम प्लस एन सी पी प्लस क्यू, ठीक है ये। लेकिन उसके लिए इनका सम एक मतलब वेरिएबल नहीं आना चाहिए, क्या आना चाहिए, कांस्टेंट आना चाहिए, ठीक है। तो ये लिख लो एक बार पहले, फिर अपन सोचते हैं वहां पे अप्लाई हो पाएगी क्या। प्रोडक्ट में एक प्रॉपर्टी ये होती है, एनसीपी इंटू एमसीक्यू ऐसा कुछ है मान लो प्रोडक्ट में, और नीचे के जो क्वेश्चन उनका सम अगर कांस्टेंट आ रहा है तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हो। अभी के लिए प्रॉपर्टी लिख लो, सब लोग लिख लो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मेरे पास क्या क्या आ रहा है, 9CR-1 और 10CR, लेकिन इनका सम कितना आएगा, इनका सम करेंगे तो 2R-1 आएगा, लेकिन वो कांस्टेंट नहीं है, ये R को कैंसिल होना पड़ेगा, तो R को कैंसिल, मतलब R अगर ये यहाँ पे कांस्टेंट आता तो काम होता। अच्छा हाँ, एक चीज और हम कर सकते हैं क्या, 10CR को एक और 10CR को और क्या लिख सकते हैं, बोलो। एनपीआर वाले में 10C 10 10 माइनस आर, वेरी गुड, माइनस आर। वेरी गुड। 10CR को 10C 10 - R लिख सकते हैं, एनसीआर को NCR-1 लिख सकते हैं, एक प्रॉपर्टी ये भी होती है, एनसीआर और NCR N-R सेम होता है, आया ना। यस अब देखो ध्यान सर। से, अब मेरा काम हो जाएगा, क्या इन दोनों का सम कांस्टेंट आ रहा है, R-1 प्लस 10 - R कितना आ रहा है, 9 आ रहा है, कांस्टेंट है, बोलो। तो अब मैं इनको कंबाइन कर सकता हूँ, तो इनका समेशन का प्रोडक्ट, अच्छा यहाँ पे समेशन भी लिखना, हाँ ये, हाँ यहाँ समेशन, ठीक है, ये समेशन तो लिखना ही भूल गए, डायरेक्ट नहीं, प्रोडक्ट थोड़ी आएगा ये, समेशन का प्रोडक्ट, ठीक है। तो समेशन का प्रोडक्ट ये आएगा, तो अब यहाँ पे आप कहाँ गए, यहाँ पे ये प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी, तो बताओ कितना आ जाएगा, 10 इंटू ऊपर कितना आ जाएगा, 19 19 और नीचे 9। 19C9, तो 10 इंटू 19C9, अब इसकी वैल्यू में निकाल लेना, ठीक है, बोलो। यस ठीक है, तो ये ध्यान रखना, समेशन के केस में जब प्रोडक्ट में हो तो ये अप्लाई कर। सर, फिर इसके समेशन जब अंदर तो कांस्टेंट रहेगा तो फिर समेशन का काम क्या बचा, कहाँ पे, अंदर 19 से 9 रह गया ना, तो ये तो कांस्टेंट है। इस समेशन की वैल्यू ही ये आती है, तो आपने फाइनल इसकी वैल्यू कैलकुलेट करी ना, समेशन ऑफ 9CR-1 इंटू 10CR, इसकी वैल्यू क्या आई है, 19C9, समेशन का ये फॉर्मूला पूरा समेशन के साथ है, ठीक है। अच्छा देखो इसको निकालते बैठेंगे इतना फिर। इसको करने का एक तरीका और भी था, देखो यहाँ पे इन्होंने दिया है, डिफरेंशिएट करके भी किया है इन्होंने। देखो जब भी क्वेश्चन प्रोडक्ट में आते हैं ना, तो एक चीज और लॉजिक ये लगा सकते हो अभी भी, जैसे मान लो यहाँ पे मैं ही तो बता देता हूँ, जब भी क्वेश्चन प्रोडक्ट में हो, एक मेंस में आपने किया होगा कि तब क्या करो, आप दो एक्सपेंशन लिखो, एक एक्सपेंशन लिख दिया और एक और कोई एक्सपेंशन लिखो आपने उस क्वेश्चन के हिसाब से। अब जब इनको मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या आ जाएंगे, प्रोडक्ट में आ जाएंगे, और उनके प्रोडक्ट के का कुछ ना कुछ क्या होगा आगे, एक्स की कुछ ना कुछ पावर होगी जिसके में यहाँ पे प्रोडक्ट में आ रहे हैं, तो जो भी आपको चाहिए जिस तो दोनों के क्वेश्चन को क्या कर देंगे, कंपेयर कर देंगे, दोनों को क्वेश्चन को क्या कर देंगे, कंपेयर। तो दो तरह के एक्सपेंशन लिख के उनको आपस में जब मल्टीप्लाई करेंगे, तो दो तरह के एक्सपेंशन लिख के उसको आपस में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो उनके क्वेश्चन को आपस में क्या कर देंगे, कंपेयर कर देंगे, ठीक है। ऐसे भी ये प्रोडक्ट वाले क्वेश्चन भी आपको मैंने कराए हुए हैं, ठीक है। आपको मैं जब बाइनोमियल के नोट्स भेजूंगा तो उसमें आप देख लेना मेंस लेवल के प्रोडक्ट वाले क्वेश्चन, तो प्रोडक्ट वाले क्वेश्चन में हम क्या करते थे, दो एक्सपेंशन लिखते थे, उन दोनों को आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, तो एलएचएस भी आपस में मल्टीप्लाई होगा, आरएचएस भी आपस में मल्टीप्लाई होगा, फिर जिन जिन भी क्वेश्चन को हमको चाहिए वो हो जाएगा। क्या क्लियर है, ठीक है। क्वेश्चन भेज दूंगा, जैसे यहाँ पे देखो ध्यान से,
एक एक्सपांशन इन्होंने मान लो ये है बेसिक एक्सपांशन 1 प्लस एक्स की पावर 10, ठीक है। इसका एक्सपांशन क्या होगा, NC0 प्लस NC1x प्लस 10C2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 10C3 इंटू एक्स क्यूब, है ना, क्लियर है। अब देखो आगे क्या है, क्वेश्चन 2 3 10, मतलब ये आगे आ रहा है, ये आगे आ रहा है, मतलब कहीं ना कहीं क्या होगा, डिफरेंशिएट। ऊपर आ रहा है मतलब डिफरेंशिएट, नीचे आ रहा होगा तो मतलब क्या करेंगे, इंटीग्रेट, है ना। आगे मल्टीप्लाई हो रहा है मतलब क्या क्या होगा, डिफरेंशिएट। तब इसको जब डिफरेंशिएट कर दोगे तो डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ पे क्या जाएगा 10 इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 9, और यहाँ का डिफरेंशिएशन देखो क्या है, इसका तो 0 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा C1, इसका कितना हो जाएगा 2C2 इंटू एक्स, इसका कितना हो जाएगा 3C3 इंटू एक्स स्क्वायर। क्या है, क्लियर हुआ, बोलो। अब मुझे क्या चाहिए, इनका प्रोडक्ट चाहिए, इसका इसका प्रोडक्ट, इसका इसका प्रोडक्ट, इसका इसका प्रोडक्ट, क्योंकि इसका देखो स्क्वायर है ना, इन सबको क्या आ रहा है, स्क्वायर आ रहा है। तो बेसिकली मुझे इन दोनों का कंबाइन, इन दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए, इन दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए, और इन दोनों का, इनके प्रोडक्ट, इनका देखो प्रोडक्ट क्या आएगा, 3 इंटू C3 का स्क्वायर, 2 इंटू C2 का स्क्वायर, C1 इंटू C1 का, सॉरी 1 इंटू C1 का स्क्वायर, और यही है, ठीक है। तो इनके प्रोडक्ट्स करके इनका क्वेश्चन सेम बन रहा है क्या, वो चेक कर लेते हैं। जब इसका इसके साथ प्रोडक्ट होगा तो x का टर्म होगा, इनका प्रोडक्ट x क्यूब, यहाँ से प्रोडक्ट करेंगे तो x की पावर 5 है ना। एक्स को तो यहाँ 1 रख देते हैं ना, x को 1 रख दें, अगर x को 1 रख दोगे तो बहुत सारी टर्म्स क्रिएट होगी। तो सर डिफरेंशिएट करने के बाद हम उसके कोफिशिएंट्स को कंपेयर क्यों कर रहे हैं? कंपेयर नहीं करें, डिफरेंशिएट करके। अगर अब यहाँ पे प्रोडक्ट जब करूंगा मैं, इस फर्स्ट एक्सपेंशन और सेकंड एक्सपेंशन को प्रोडक्ट करूंगा तो दो कोफिशिएंट के प्रोडक्ट आ जाएंगे ना। कोफिशिएंट का प्रोडक्ट क्रिएट करने के लिए ये समझा रहा था मैं, दो, अभी जब मैंने क्या समझाया कि जब भी कोफिशिएंट का प्रोडक्ट क्रिएट करना हो तो दो तरह के एक्सपेंशन लिखो, उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो कोफिशिएंट का प्रोडक्ट क्रिएट हो जाता है, ये तो बताया मैंने आपको, क्लियर है। तो यहाँ पे मुझे देखो अब बेसिकली, लेकिन यहाँ पे देखो उसमें फायदा कब होता है, जब एक्स की पावर सेम हो। जब एक्स की पावर सेम होती है तो हम LHS RHS को कंपेयर कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे जब देखो इसका इसके साथ जब कॉम्बिनेशन होगा तो एक्स की पावर 1 क्रिएट होगी, इसका इसका कॉम्बिनेशन होगा तो एक्स की पावर 3 क्रिएट होगी, यहाँ पे कॉम्बिनेशन एक्स की पावर 5 क्रिएट होगी। मुझे क्या चाहिए, मुझे सेम पावर चाहिए, क्योंकि मुझे, ताकि मैं दोनों तरफ के एक्स अगर सेम पावर होगी तो फिर कोफिशिएंट को कंपेयर कर लूंगा प्रोडक्ट करने के बाद, ठीक है। सर थ्रू सेम पावर चाहते हो? हाँ दोनों, ताकि तभी तो कंपेयर करेंगे। अब देखो ध्यान से एक चीज और हम यहाँ क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे देखो लास्ट वाली टर्म क्या आएगी, C10 एक्स की पावर 10, ठीक है, और यहाँ पे 10 आगे आ जाएगा C10 एक्स की पावर 9। एक्स की पावर 9, ठीक है। अच्छा कोफिशिएंट को तो अगर मान लो कोफिशिएंट को मैंने चेंज कर दिया, मान लो C0 की जगह में, देखो ध्यान से, C0 की जगह क्या लिख सकते हैं, C10 लिख सकते हैं, C1 की जगह C9 लिख सकते हैं, हाँ है ना, सर ठीक है। NCR जो, ये कौन सी प्रॉपर्टी लगी, NCR इक्वल टू NCN माइनस R होता है, ठीक है। अब देखो अगर अब मैं कंबाइन करूं, किस किस को कंबाइन करें आप, जैसे इधर जो 9 होगा, इधर जो 10 है, अब देखो इसका इसके साथ कॉम्बिनेशन, तो C10 का होल स्क्वायर आ जाएगा, है ना। देखो ध्यान से, C9 का C9 इंटू एक्स, और इसके पहले वाला क्या आएगा, 9 इंटू C9 इंटू एक्स की पावर 8, इन दोनों का कॉम्बिनेशन। देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे और इसका, इसमें एक्स की पावर टोटल कितनी आ जाएगी, यहाँ पे पावर 1, यहाँ पे पावर 9 8 सॉरी, तो पावर 9 क्रिएट हो जाएगी, यहाँ पे पावर 0, यहाँ पे पावर 9, तो पावर 9 क्रिएट हो जाएगी। देखो ध्यान से, ठीक है। इसी तरह और देखो इस C10 को क्या लिखोगे, C0, है ना, ठीक है। तो बेसिकली देखो अब इनका प्रोडक्ट करूंगा तो मेरे पास सेम पावर क्रिएट हो जाएगी, दोनों में क्या क्रिएट हो जाएगी, सेम पावर। तो मैं देखो वापस लिख देता हूँ, अब आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। तो इसको लिखने, देखो जनरली क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं देगा, डायरेक्ट होता तो मेंस लेवल का क्वेश्चन बन जाता है। यहाँ पे एडवांस है तो आपको ये स्टेप और एक और सोचनी पड़ेगी कि C0 को मैं C10 भी लिख सकता हूँ, C1 को मैं C9 भी लिख सकता हूँ। तो इसी एक्सपेंशन को एक और तरीके से लिख रहा हूँ, या फिर ऐसा सोचो इसको 1 प्लस एक्स की जगह x प्लस 1 का एक्सपेंशन लिख दो, x प्लस 1 की पावर 10 का, ठीक है। तो उसमें आपको ये दोनों टर्म्स क्या हो जाएगी, क्रिएट हो जाएगी। मतलब बेसिकली जब प्रोडक्ट करोगे तो सेम तरह के पावर के कोफिशिएंट्स क्रिएट हो जाएंगे,
ठीक है, तो देखो वापिस लिख रहा हूँ इसको आपको समझने के लिए, देखो ध्यान से यहीं पे लिख देते हैं, खाली जगह एक है, चलो यहाँ पे खाली, देखो ध्यान से बच्चों, उसको जो क्वेश्चन को 10 था उसको मैं सबसे पहले लिख रहा हूँ C0 की जगह C10, C1 की जगह C9 इंटू एक्स प्लस C एक्स स्क्वायर होता है, C2 की जगह क्या लिख सकते हैं, C8 लिख सकते हैं। आ रहा है समझ में, बोलो। यस यस सर। ठीक है, और इसी का डिफरेंशिएशन का एक्सपेंशन जो था, डिफरेंशिएशन करके क्या आया था 10 1 प्लस एक्स की पावर 9, ठीक है, जो डिफरेंशिएट करा था, अब डिफरेंशिएट करके उल्टा लिख रहा हूँ, ठीक है, पीछे से टर्म्स चालू कर रहा हूँ, पीछे क्या था सबसे लास्ट टर्म 10C0 एक्स की पावर 9 है ना, तो लास्ट वाला टर्म पहले लिख देता हूँ ना, 10 इंटू 10C10 एक्स की पावर 9, ठीक है, फिर सेकेंड लास्ट टर्म क्या आएगा, एक्स की पावर 9 का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 9 आगे आ जाएगा, 9 इंटू 10C9 इंटू एक्स की पावर 8, एक्स की पावर 9 का डिफरेंशिएशन, फिर थर्ड लास्ट टर्म में क्या आएगा, एक्स की पावर 7 आएगा, इसका देखो लास्ट टर्म क्या था 10C, जो भी टर्म एक्स की पावर 10 था पावर, फिर एक्स की पावर 8, फिर एक्स की पावर 7 का एक्सपेंशन 10C8 इंटू एक्स की पावर 7, सो 9 8 7। अब देखो, अब जब इनका प्रोडक्ट करोगे, ये जब मल्टीप्लाई होंगे तो देखो इनका प्रोडक्ट कितना आएगा, 10 इंटू 10C10 की पावर का होल स्क्वायर एक्स की पावर 9, ठीक है, यहाँ पे भी इनका प्रोडक्ट 9 इंटू 10C9 एक्स की पावर 9, फिर इनका भी प्रोडक्ट, यहाँ पे आगे क्वेश्चन क्या आ जाएगा 8 इंटू 10C8 का होल स्क्वायर एक्स की पावर, इनका भी प्रोडक्ट एक्स की पावर कितना आएगा 9। तो बेसिकली आरएचएस में एक्स की पावर 9 का जो कोफिशिएंट है, देखो और भी टर्म्स क्रिएट होगी आरएचएस में, बहुत सारी टर्म्स क्रिएट होगी, लेकिन इसमें जो एक्स की पावर 9 का कोफिशिएंट है वो मुझे चाहिए, मुझे क्या चाहिए, एक्स की पावर 9 का कोफिशिएंट। तो एलएचएस में मुझे, आरएचएस में एक्स की पावर 9 का जो कोफिशिएंट होगा वही मेरा आंसर है। अब मुझे क्या सोचना है कि आरएचएस में, एलएचएस में एक्स की पावर 9 का कोफिशिएंट क्या होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा 10 इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 19, हाँ है ना, एलएचएस का प्रोडक्ट यही होगा, बोलो। अब मुझे यहां से मुझे आपको ये बताना है कि यहाँ पे इसके एक्सपेंशन में एक्स की पावर 9 का कोफिशिएंट क्या आएगा, इसके एक्सपेंशन में एक्स की पावर 9 कब क्रिएट होगा, बताओ। एनसीआर देखो, एनसीआर इंटू NC0 NC1 एक्स, NC2 एक्स स्क्वायर, NC3 एक्स क्यूब, NC4 एक्स की पावर 4, तो यहाँ पे क्या होगा 19C9 होगा, तभी जाके एक्स की पावर 9 होगा, है ना। यस सर। एक्सपेंशन में 19C9 के साथ एक्स की पावर 9 क्रिएट होगा, और एक 10 पहले से ही है, तो बेसिकली एलएचएस में और भी बहुत सारी टर्म्स होगी, लेकिन एलएचएस में एक्स की पावर 9 का कोफिशिएंट क्या होगा ये, और आरएचएस में एक्स की पावर 9 का कोफिशिएंट क्या है ये। अब ये दोनों भी क्या होंगे, इक्वल, हेंस इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, इसके बराबर, तो 10 इंटू 19C9, देखो यहाँ पे भी ये आता 10 इंटू 19C9, क्लियर है, बोलो समझ में आया। सर एक मिनट, जो हम लास्ट में बोल रहे हैं देखो एक शॉर्ट समराइज करके बोल रहा हूँ, 2 मिनट में सुन लो ध्यान से, वापस घर पे इसको ट्राई कर लेना। इतनी छोटी सी बात मैंने सिखाई है कि जब भी कोफिशिएंट प्रोडक्ट में हो, जब भी कोफिशिएंट प्रोडक्ट में हो तो 2 तरह के एक्सपेंशन लिखने की कोशिश करो, ठीक है, दोनों एक्सपेंशन को मल्टीप्लाई करो, फिर ये देखो कि एलएचएस और आरएचएस में किसके कोफिशिएंट जो अपन को चाहिए वो किसका कोफिशिएंट है, जो अपन को चाहिए वो किस एक्स की पावर का कोफिशिएंट है। अब यहाँ पे हमने देखा कि इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स की पावर 9 का कोफिशिएंट आपका ये आएगा, और इसी की वैल्यू मुझे चाहिए थी, इसी की वैल्यू मुझे चाहिए थी। तो एलएचएस में जो एक्स की पावर 9 का कोफिशिएंट है और आरएचएस में जो एक्स की पावर 9 का कोफिशिएंट वो क्या होगा, सेम होगा। तो इसके एक्सपेंशन में, ये तो बेसिक एक्सपेंशन है 1 प्लस एक्स की पावर n का, इसके एक्स की पावर 9 कहाँ पे क्रिएट होगा, यहाँ पे क्रिएट होगा। उन दोनों को क्या कर देंगे, कंपेयर कर देंगे, ठीक है। मैं आपको आज पीडीएफ भेजूंगा, जिसकी प्रैक्टिस कम है उस बेसिक मेंस लेवल की पीडीएफ से प्रैक्टिस कर लेना इस टाइप के क्वेश्चन, क्लियर है, ठीक है। चलो ये था क्वेश्चन में बाकी रह गए 1 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन और बाकी है, ठीक। कितना टाइम हो गया, 7:30 8:30 9:30, ठीक है। तो बच्चे हुए क्वेश्चन घर पे ट्राई करोगे खुद से, बोलो क्या आगे और करना है कंटिन्यू, अभी ये थक गए हो। सर कल कंटिन्यू कर सकते हैं, कुछ ही क्वेश्चन है उसके बाद दूसरा टॉपिक कर लेंगे। ठीक है, ठीक है। तो मैं आपको इसकी सर पीडीएफ, हाँ 1 मिनट, इसकी पीडीएफ मैं आपको भेज दूंगा,
बच्चे के क्वेश्चन एक बार खुद से ट्राई करना, लेकिन फिर भी अपन कल की वाली क्लास में एक बार फिर से डिस्कशन कर लेंगे जो भी आपके डाउट। एक्चुअली अभी टाइम इसलिए चला गया क्योंकि अब आपको मैंने हर क्वेश्चन को डिटेल में समझाया, ठीक है। और आप लोग जवाब देते भी नहीं हो तो मुझे समझ में भी नहीं आता समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो खैर जितने भी क्वेश्चन हमने आज पढ़े उन सब में कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट था, ठीक है। अब आपको थोड़ा बहुत लॉजिक समझ में आ रहा होगा कि कैसे इन टाइप के क्वेश्चन को करना है। फिर भी अगर आपकी बेसिक प्रैक्टिस कम है तो मेंस लेवल की पीडीएफ को सॉल्व कर लेना। मैं आपको इसकी आज एक मॉड्यूल भेज दूंगा, तो वहां से इसकी थ्योरी भी देख लेना और मेंस लेवल के क्वेश्चन इस क्वेश्चन टाइप के ट्राई कर लेना, ताकि अगर एडवांस में कोई क्वेश्चन आया मीडियम लेवल का, इजी लेवल का, तो आपसे अटेम्प्ट हो जाएगा। क्लियर है? बोलो। और इसके मैं आपको है ना, इसके जो बचे हुए क्वेश्चन है उसमें देखो सॉल्यूशन तो ऑलरेडी रहता ही है इसमें, जो ये पीडीएफ मैंने बनाई है तो इसमें सॉल्यूशन भी है ही। तो आप बचे हुए क्वेश्चन एक बार खुद से आप ट्राई करना, उसमें से आप मुझे बस इतना सा बता देना अगली क्लास के पहले कि सर ये वाला क्वेश्चन आप क्लास में डिस्कस कर लो, इसको सॉल्यूशन हमको समझ में नहीं आया, ठीक है। तो अगली क्लास में सिर्फ वो वाला क्वेश्चन हम डिस्कशन कर लेंगे जो आपको डाउट है और नया चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। हाँ अब बोलो क्या क्या सर एक और कल के टेस्ट में क्वेश्चन था, उसमें मैक्सिमम टर्म निकाली थी शायद, एक बाइनोमियल की या फिर बहुत हाई पावर थी उसकी। अच्छा तो वो वाला क्वेश्चन ले सकते हैं आप कल? ठीक है, मुझे बस है ना मैसेज कर देना, तो कल मैं उसको क्वेश्चन को अपने पीडीएफ में डाल दूंगा, ठीक है, पीपीटी में। ओके सर। क्वेश्चन नंबर मैसेज कर देना तो उसका डिस्कशन कर देंगे। हाँ मैंने आपको यही बोला था स्टार्टिंग में आने से पहले। आपने आज लोगों ने डिस्कशन अटेंड किया था फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का? सर करा था। ठीक है, तो उसमें अगर मान लो सर केमिस्ट्री का सर लिंक ही काम नहीं कर रहा था। क्या केमिस्ट्री का सर लिंक क्यों नहीं काम कर रहा था? ये सर 3 बार कर लिया हमने, ये खुलता नहीं है वो। अच्छा, तो उसका यूट्यूब लिंक तो काम कर रहा था, मैंने चेक किया था। यूट्यूब वाला काम कर रहा था बट क्लास वाला काम नहीं कर रहा था। अच्छा ऐसा, मुझे पता नहीं था एक्चुअली। आप मुझे कॉल कर, ऐसा कुछ हो ना, मान लो ऐसी इमरजेंसी कुछ आ जाए और मान लो काम नहीं कर रहा हो तो आप मुझे कॉल कर दिया करो डायरेक्टली। सर मैंने मैसेज कर दिया था। अरे मैसेज किया था, वो मैसेज एकदम देखने में नहीं मिलता है ना। मैं क्या बहुत सी बार कभी मीटिंग में रहता हूँ या फिर क्लास ले रहता हूँ तो दिखता नहीं मैसेज। ऐसे टाइम में ऐसा कुछ हो कि मान लो बिल्कुल काम नहीं कर, क्योंकि मैंने एक्चुअली देखा यूट्यूब पे काम कर रहा था, इसलिए बाद में मैंने आपको लिख के भेजा कि भी काम कर रहा है, ठीक है। बाकी मैथ्स में और फिजिक्स में तो काम कर रहा था ना? यस सर। यस सर। यस सर। ये केमिस्ट्री में हर बार ही होता है क्या, पहली बार हुआ? सर हर बार होता है। अच्छा अच्छा, तो मुझे आप सर पहले ज्वाइन ही पहली बार किया केमिस्ट्री क्लास में, पहले थोड़ा ना ज्वाइन करिए। ठीक है तो मैं चलो अब तो खैर इतना काम नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी मैं पूछ लूंगा केमिस्ट्री की लिंक, मैं आपको दूसरी भेज दूंगा, ठीक है। ओके, और कोई दिक्कत आ रही है? सर रेक्टेंगुलर टेबल को सर्कुलर टेबल की तरह लेना होता है या फिर कुछ और लेते हैं पीडीएनसी में? नहीं, एक सर्कुलर टेबल, वो भी तो एक सर्कल टाइप ही है, मतलब गोल ही है ना, मतलब बेसिकली उसमें पूरा राउंड ही तो कंप्लीट हो रहा है, लोग तो सर्कल में बैठे हैं। तो सर उसका भी n-1 फैक्टोरियल लेना होता है? वही होगा, रेक्टेंगल हो, सर्कल हो, टेढ़ी मेढ़ी हो, किसी भी हो, सर्कल ही हो कहलाएंगे उसको, ठीक है। क्लोज है ना, वो क्लोज लूप है अल्टीमेटली। तो पॉलिनोमियल हो, हेक्सागोन हो, कुछ भी हो। हाँ, और कोई दिक्कत आ रही किसी को बाकी इसके अलावा? ठीक है, तो कल की क्लास में अपन कल क्या लें, स्टैटिस्टिक्स लेने के पहले प्रोबेबिलिटी पढ़े? प्रोबेबिलिटी, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी हम लेते हैं, उसके बाद अगला लेक्चर स्टैटिस्टिक्स पे कवर कर लेंगे, ठीक है। तो कल और सर हाँ बोलो। वो जेएनवी क्लास में उनका अब क्या करेंगे वो? अभी 1-2 दिन टेस्ट एनालिसिस ही करेंगे? नहीं, वो एक ही लेक्चर का टेस्ट एनालिसिस था। उसमें जैसे मान लो अगर आपको जैसे आपको टेस्ट एनालिसिस हो गया, पीडीएफ के सॉल्यूशन मिल गए, उसमें भी अगर मान लो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में, खासकर केमिस्ट्री और मैथ्स में ऐसे कोई क्वेश्चन लग रहे हो जो सॉल्यूशन से समझ में नहीं आया और जिसका क्लास में डिस्कशन नहीं हुआ, तो आप लोग क्या करना, मैथ्स में और केमिस्ट्री में उसका वो क्वेश्चन नंबर लिख के ग्रुप में भेज देना कि सर प्लीज ये वाला क्वेश्चन आप क्लास में अगली क्लास में डिस्कस कर दो, तो हम लोग क्या करेंगे उसका डिस्कशन कर देंगे, ठीक है। ओके सर। ग्रुप में डाल देना, केमिस्ट्री में सर को टैग कर देना कि @सोमेश सर ये वाला क्वेश्चन टेस्ट पेपर का डिस्कशन नहीं हुआ, तो आप कल वाले लेक्चर में काइंडली डिस्कस दिस क्वेश्चन, दिस नंबर क्वेश्चन, ठीक है। और मेरे को टैग कर देना मैथ्स में, ठीक है। और बाकी मैम से तो आप वहाँ पे अनम्यूट करके एक बार पूछ लेना। आज तो डिस्कशन किसी सर ने किया था ना, मैम नहीं थी। यस सर। हाँ, बाकी फिजिक्स का देख लेना सॉल्यूशन समझ के, लेकिन फिर भी आपको ज्यादा दिक्कत आ रही है तो मैम से क्लास के लास्ट में, फिर क्लास के दौरान पूछ लेना कि मैम ये वाला क्वेश्चन हमको समझा दो, ठीक है। बाकी अब आप आगे के अब ये कंटिन्यू करते रहो। बाइनोमियल का भी मैं आपको नोट्स भेज दूंगा, तो उसमें कोई दिक्कत आ रही हो, कुछ प्रॉब्लम आए तो एक बार उस नोट से देख लेना। बाकी मेंस लेवल, बेसिक लेवल थोड़ा रिवाइज कर लेना जो आज मैंने क्वेश्चन करा उसका, ठीक है। चलो
ओके, थैंक यू सर। सर। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट सर।